अस्सलामुअलैकुम। अफ़गानिस्तान की सरहदी चौकी के करीब एक खुले मैदान में दो हेलीकॉप्टर खड़े हुए थे। इनके करीब ही मैं दूसरे मजदूरों के साथ एक कतार में खड़ा हुआ था। वहाँ चीन से आया हुआ किराए का एक कातिल पोशीवान अपने दो शागिर्दों के साथ मौजूद था। मैं उसके मुतल्लिक बता चुका हूँ कि वो कंग फू का ख़तरनाक फाइटर था। उसके रिकॉर्ड में यह दर्ज था कि वो अपने किसी भी मुकाबिल को किसी भी हथियार से नहीं बल्कि खाली हाथों से हलाक करता था। वो मुझे कत्ल करने आया था, लेकिन वहां पहुंचने पर मालूम हुआ कि सोमना और कारमल ने मुझे हलाक करके पहाड़ की बुलंदी से हज़ारों फुट की गहराई में फेंक दिया है। इसके बाद मेरी मौत की तस्दीक करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए इख्तियार किए गए। टेलीपैथी के जरिए भी यकीन दिलाया गया कि मेरा दिमाग मुर्दा हो चुका है। सर्चिंग टीम दोबारा हेलीकॉप्टर के जरिए हज़ारों फुट की गहराई में गई थी। वहाँ उन्हें टूटी फूटी हड्डियाँ मिली, लिबास के चीथड़े पाए गए, लेकिन कोई ऐसी चीज़ हाथ नहीं आई जिससे यह साबित होता कि वो मेरी लाश है। पोशीवान चीनी ज़ुबान बोलता था, अंग्रेज़ी नहीं जानता था। उसके साथ एक तर्जुमान रखा गया जो दूसरों की बातें पोशीवान को चीनी ज़ुबान में समझाता और पोशीवान की बातों का तर्जुमा हमें सुनाया करता। पोशीवान ने कहा था कि फरहाद की मौत की तस्दीक हो चुकी है, लेकिन जहां लाश की हड्डियां पाई गई हैं वहां किसी ठोस चीज़ का मिलना भी ज़रूरी है। फरहाद की उंगली में अंगूठी या कलाई में घड़ी बंदी होगी, पैरों के जूते भी नहीं मिले। उनके अलावा भी ऐसी कोई चीज़ मिल सकती है जो फरहाद से ताल्लुक़ रखती थी। पोशीवान ने कहा, आखिरी बार तस्दीक के लिए मैं हेलीकॉप्टर लेकर तनहा जाऊँगा। मेरे साथ मेरे शागिर्द भी नहीं होंगे और ना ही मेरा कोई तर्जुमान होगा। सिर्फ एक मजदूर मेरे साथ जाएगा और वह मजदूर ये है। उसने एक उंगली से मेरी तरफ इशारा किया। मुझे यकबारगी ऐसा लगा जैसे मौत ने मेरी तरफ उंगली उठाई हो। वो मेरे साथ तनहा हेलीकॉप्टर के जरिए हज़ारों फुट की गहराई में जाने का फैसला कर चुका था और मौत है कि हमेशा तनहा हमारे साथ चलती है। सर्चिंग टीम के अफसरान ने कहा कि पहाड़ों के दरमियान परवाज़ खतरनाक होगी, कम अज़ कम हेलीकॉप्टर के पायलट को साथ ले जाएं। मगर पोशीवान ने कहा, मैं हेलीकॉप्टर उड़ाना और एक मैकेनिक की तरह इसे हैंडल करना भी जानता हूँ। वो सुपर पावर अमेरिका और खुफिया एजेंसी के सरबराह रॉबर्टो की तरफ से भेजा हुआ एक अहम शख्स था। उसके फैसले से कोई इनकार नहीं कर सकता था। मैं उसके साथ हेलीकॉप्टर में आकर बैठ गया। उसने इंजन को स्टार्ट किया, पंखा तेजी से गर्दिश करने लगा और हेलीकॉप्टर आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होकर परवाज़ करता हुआ उस सरहदी चौकी से दूर होता चला गया। मुझे वो जगह मालूम थी जहाँ कबीले के सरदार को फरहाद अली तैमूर समझकर हलाक किया गया था। फिर उस सरदार को पहाड़ी के नीचे फेंक दिया गया। जब हेलीकॉप्टर वहां से गुजरने लगा तो मैंने सोचा वह हेलीकॉप्टर को गहराई में उतारेगा, लेकिन वो पहाड़ियों से परवाज़ करता हुआ आगे बढ़ता गया। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। कई बुलंद पहाड़ियाँ थीं जिनके दरमियान गहरी पस्ती थी। हेलीकॉप्टर की मुसलसल परवाज़ से अंदाज़ा हो रहा था कि पोशीवान गहरी पस्तियों में जाना नहीं चाहता या फिर भटक रहे। वो उस जगह की तलाश में है जहाँ मुझे हलाक करके नीचे गिराया गया था। उसने मेरी तरफ देखकर अपनी ज़ुबान में कहा, मैं किसी से पूछना ही भूल गया कि फरहाद को हलाक करके किस पहाड़ी से नीचे गिराया गया था। तुम वो जगह तो जानते ही होगे। मैं उसे सवालिया नज़रों से देख रहा था, जैसे उसकी ज़ुबान नहीं समझ रहा हूँ। वह मुस्कुरा कर बोला, अच्छा समझ गया, तुम मेरी ज़ुबान नहीं समझ रहे हो, कोई बात नहीं। अब तुम कुछ बोलो, मैं भी नहीं समझूंगा। मैं नादान तो नहीं था। उसके इस अंदाज से समझ चुका था कि वो मुझे खिलौना बनाकर खेलने के लिए तन्हा आया है। ये उसकी दिलेरी और खुद एतमादी का सबूत था कि वो मेरे साथ तन्हा आया था। फिर वह हेलीकॉप्टर दो पहाड़ियों के दरमियान हज़ारों फुट की गहराई में उतरने लगा। नीचे छोटे बड़े पहाड़ी टीले भी थे और एक इतनी वसी और इस जगह थी जहाँ उसने हेलीकॉप्टर को आसानी से उतार लिया। इंजन बंद करके उसकी चाबी लेकर नीचे उतरने लगा। मैं भी अपनी तरफ के स्लाइडिंग दरवाजे को खोलकर नीचे उतर आया। वो दूसरी तरफ आकर हेलीकॉप्टर की चाबी दिखाकर बोला, इसे मैं अंदर की जेब में रख रहा हूँ, तुम इस चाबी को जेब से निकाल कर इस हेलीकॉप्टर को ले जाओ। अगर चाबी ना निकाल सके तो मैं ये हेलीकॉप्टर ले जाऊँगा और सर्चिंग टीम को खुशखबरी सुनाऊँगा कि वह दूसरे हेलीकॉप्टर में यहाँ आकर फरहाद अली तैमूर की लाश ले जा सकती हैं। उसने ये कहकर अपने लिबास की अंदरूनी जेब में उस चाबी को रख लिया। मैंने बड़ी मासूमियत से अफ़गानी ज़ुबान में कहा, बड़ी मुश्किल है, इसकी ज़ुबान नहीं समझता हूँ और ये मेरी ज़ुबान नहीं समझेगा। मैं किससे पूछूं कि ये क्या कर रहा है। मेरी बड़बड़ाहट ख़त्म होते उसने फ़िज़ा में छलांग लगाई। मेरा तजुर्बा मुझे समझा देता है। मैं मुकाबिल की इब्तदाई जुम्बिश से समझ लेता हूँ कि वो किस तरह हमला करने वाला है। उस वक्त मैं अनजान बन गया। उसने फ़िज़ा में छलांग लगाते ही मेरे मुँह पर एक किक मारी। मेरा मुँह घूम गया। मैं पलटकर नाहमवार पथरीली ज़मीन पर गिर पड़ा। इसके साथ ही मैंने अपनी नाक और बाछों से रिश्ते हुए लहू की हरारत महसूस की। फिर मैंने यूं जाहिर किया जैसे मार खाकर कमज़ोरी और खौफ महसूस कर रहा हूँ। मैंने उठते हुए सहम कर पूछा, साहब आपने मुझे क्यों मारा है, मेरा कसूर क्या है। इस बार वो अंग्रेज़ी में बोला, मैं कई ज़ुबानें जानता हूँ, तुम भी मुकामी ज़ुबान बोलने से बाज आ जाओ और अंग्रेज़ी में बातें करो। मैंने फिर अफ़गानी ज़ुबान में पूछा, तुम क्या बोल रहे हो, आखिर क्या चाहते हो, मुझ गरीब को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा। उसने जवाब नहीं दिया। कई पैंतरे बदले, फिर चश्मे ज़दन में करीब आते ही यके बाद दीगरे कराटे के 2 हाथ मारे। मैं मार खाकर पीछे एक चट्टान से टकरा कर खड़ा रह गया। फिर हमला करने के लिए पैंतरा बदल कर बोला, यहाँ के लोग प्लास्टिक सर्जरी की वजह से तुम्हें नहीं पहचान सकेंगे, लेकिन तुम्हारी लाश यहाँ से जाएगी तो तुम्हारी फैमिली के मेंबर्स और बाबा साहब के इदारे के लोग तुम्हें ज़रूर पहचानेंगे। इस बार सचमुच 40 दिन का सोग मनाएंगे।
वो इस बार अचानक ज़मीन पर लेटकर चकफेरी की तरह घूमता हुआ आया। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों पर लोहे की सलाखें पड़ी हों। मैं तकलीफ से कराहता हुआ उछलकर ज़मीन पर गिर पड़ा। वो मेरी टांग पर टांग मारते हुए चकफेरी की तरह घूमते हुए दूर चला गया। मेरे पैरों की हड्डियां दुखने लगी थीं। उसके ज़बरदस्त फाइटर होने में कोई शुबा नहीं था। वह मुख्तलिफ अंदाज में हमले कर रहा था और मैं मार खाते हुए तकलीफ बर्दाश्त करते हुए उसके हमलों के अंदाज को समझता जा रहा था। उसने फिर मुकाबले पर आकर कहा, फरहाद तुम बुरी तरह फंस गए हो। आज तक कोई शिकार मुझसे बचकर जिंदा नहीं गया। अगर मैं फ़र्ज कर लूँ कि तुम मुझे मार डालोगे तो तुम तनहा वापस जाकर दुनिया वालों से क्या कहोगे कि मुझे क्यों हलाक किया। एक मजदूर ने मुझ जैसे नाकाबिले शिकस्त फाइटर को बड़ी महारत से कैसे मार डाला। अगर तुम किसी का सामना नहीं करोगे, हेलीकॉप्टर लेकर दूसरी तरफ कहीं चले जाओगे तो मेरी लाश उठाने वाले तुम्हारे फरार होने पर ज़रूर ये राय कायम करेंगे कि मुझ जैसे कंगफू के माहिर को फरहाद जैसा शख्स ही मार सकते हैं। इसके बाद तुम्हारी झूठी मौत का ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। मैं उसकी बातें सुन रहा था और उसकी तरफ से मोहतात था। उसने फिर पहले की तरह फिजा में छलांग लगाई, लेकिन इस बार मेरे मुंह पर किक न मार सका। मैं ज़रा झुककर उसकी टांग को पकड़कर एक दायरे की सूरत में घूमा, फिर उसे एक चट्टान पर ऐसे दे मारा जैसे धोबी कपड़े को भिगोकर पत्थर पर मारता है। वो चट्टान से टकराकर नीचे नाहमवार ज़मीन पर लुढ़कता हुआ एक जगह पहुंचकर रुक गया। उसके हलक से कराहें निकल रही थीं। उसके जिस्म के अलावा उसका चेहरा भी चट्टान से टकराया था, जिसके नतीजे में पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया था। उसने ज़मीन पर लेटे लेटे सर घुमाकर मुझे देखा, फिर हंसने लगा। फरहाद, आखिर मैंने तुम्हारी फर्जी कब्र से तुम्हें निकाल ही लिया। आखिर तुम जवाबी हमला करने पर मजबूर हो गए। आओ अब मज़ा आएगा। वो जमकर खड़ा हो गया, मुझे हमला करने की दावत देने लगा। मुझे हमला करने की क्या ज़रूरत थी? लड़ने का शौक़ उसे था। वो मुझे हलाक करके बहुत बड़ा एजाज़ हासिल करना चाहता था। मैंने उसकी अनावर बर्तरी को ठेस पहुंचाने के लिए उसे हकारत से मुस्कुरा कर देखा। उसने पैंतरे बदलकर मुझसे करीब होते हुए हमला किया। मैंने इब्तदा में ख्वामखा मार नहीं खाई थी, उसके अंदाज को समझता रहा था। उसका हमला नाकाम हुआ। उसने दूसरा फिर तीसरा हमला किया। मैं जवाबी हमले नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैं उछलकर उससे दूर जाकर खड़ा हो गया तो उसकी समझ में आया कि मैं अपने दावपेच क्यों नहीं दिखा रहा था। उसका मुंह हैरत से खुल गया। मैं उससे दूर खड़ा अपनी एक चुटकी में हेलीकॉप्टर की चाबी हिलाकर उसे दिखा रहा था। उसने फौरन ही अपने लिबास में हाथ डालकर जेब को टटोल कर देखा, फिर मुझे गाफिल समझकर एकदम से उछलकर किक मारने आया। उसकी शामत आ गई। मैंने झुककर फिर उसकी एक टांग पकड़ी और उसे घुमाने लगा। वह दूसरी लात चला रहा था और मैं घुमा रहा था। इस बार कई चक्कर देने के बाद उसे फेंका तो उसके हलक से चीख निकल गई। वह नोकीले पत्थर से टकराया था। पत्थर का एक नोकीला हिस्सा उसकी पेशानी पर और दूसरा नोकीला हिस्सा उसके सीने में पैवस्त हुआ था। वह अपने बोझल जिस्म के पास जमीन की तरफ लुढ़कता हुआ आया, फिर चारों शाने चित होकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसकी पेशानी में ऐसे सुराख हो गए थे जैसे उसे भाले से छेदा गया हो। पेशानी और सीने से लहू बोल रहा था। वो जिंदा था। दीदे फैलाकर मुझे देख रहा था और उठने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मैंने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया, फिर उसे घसीटकर हेलीकॉप्टर के पास ले आया। पथरीली जमीन पर घसीटने के बायस उसका लिबास फट गया। जिस्म पर जगह जगह से खून निकलने लगा। मैंने स्लाइडिंग दरवाजे को खोलकर उसे दोनों बाजू में उठाकर एक सीट पर बिठा दिया। वो बहुत सख्त जान था, इसलिए जिंदा था, वरना पेशानी और सीने पर गढ़ा पड़ जाने और तेजी से लहू बहने के बायस उसे अब तक दम तोड़ देना चाहिए था। मैं दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसके साथ वाली सीट पर आया। वो साकित बैठा हुआ गहरी गहरी सांसें ले रहा था। मैंने इंजन स्टार्ट किया। पंखा गर्दिश करने लगा। फिर हेलीकॉप्टर दो पहाड़ों के दरमियान बुलंद होकर परवास करने लगा। चंद मिनटों के बाद ही हम परवास करते हुए उस सरहदी चौकी की तरफ आए। नीचे खड़े हुए मुसल्ला गार्ड्स, सर्चिंग टीम के अफसरान और पोशीवान के शागिर्द सर उठाए हेलीकॉप्टर को देख रहे थे। मैंने बहुत बुलंदी से सर झुकाकर उन्हें देखा। दूसरी तरफ का स्लाइडिंग दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने पोशीवान को एक लात मारी। वो हेलीकॉप्टर से बाहर गया। फिर नीचे जाते हुए तमाम सरहदी चौकी वालों के दरमियान ज़मीन पर ऐसे गिरा कि मुंह से आवाज़ तक ना निकल सकी। नीचे पहुंचने तक दम ऊपर चला गया था। अलबत्ता सरहदी चौकी वाले हैरत से चीख पड़े थे। उन्हें आंखों से देखकर भी यकीन नहीं आ रहा था कि नाकाबिले शिकस्त कहलाने वाला पोशीवान सामने मुर्दा पड़ा है और एक जाहिल गंवार मजदूर हेलीकॉप्टर उड़ाकर कहीं जा रहा है। ये खबर तमाम बड़े ममालिक तक पहुंच गई कि एक अफगानी मजदूर ने पोशीवान जैसे नाकाबिले शिकस्त फाइटर को हलाक कर दिया और उसकी लाश सैकड़ों फुट की बुलंदी से नीचे सरहदी चौकी पर फेंककर उस हेलीकॉप्टर को कहीं ले गया। पहला शुबा तो मुझ पर ही होता कि तिब्बत के अजीबोगरीब फाइटर संग्रीला को मैंने ही जख्मी करके नाकारा बनाया था और मैं ही नाकाबिले शिकस्त पोशीवान को किसी हथियार के बगैर हलाक कर सकता था। लेकिन किसी को मेरी ज़िंदगी का सबूत नहीं मिल रहा था। बड़े बड़े अहम ज़राए इस्तेमाल करने के बाद मेरी हलाकत की तस्दीक हो रही थी और यही राय कायम की जा रही थी कि जिस तरह सोमना और कारमल को अली तैमूर ने कत्ल किया है, उसी तरह अली एक मजदूर बनकर सरहदी चौकी में आया था, फिर पोशीवान के साथ पहाड़ों के दरमियान हज़ारों फुट की गहराइयों में जाकर उसे हलाक किया है। पोशीवान के रिकॉर्ड में यह दर्ज था कि वह अपने मुकाबिल को किसी हथियार से नहीं बल्कि खाली हाथों से मार डालता है। पारस ने मेरी हदायत के मुताबिक
अमरीकी फ़ौज के आला अफसर से फ़ोन के ज़रिए रब्ता किया, फिर कहा, तुम्हारी इतला के लिए अर्ज़ है कि अली अपनी शरीक हयात के साथ पेरिस में मौजूद है और तुम रॉबर्ट और किंग काफू की जिन एजेंसियों से काम लेते रहे हो उन एजेंसियों को नीस्त व नाबूद कर रहा है। अब तुम्हारी समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे पापा के एक नहीं दो बेटे हैं। अगर अली पेरिस में है तो फिर पारस अफ़गानिस्तान की सरहदी चौकी पर था। तुम्हारा कोई किराए का कातिल अफ़गानिस्तान से जिंदा वापस नहीं जाएगा। मेरे लिए लाजमी था कि मैं उस हेलीकॉप्टर को कहीं ले जाता और अपने लिए एक महफूज पनाहगाह तलाश करता। देर करने से इंटरनेशनल एयर कंट्रोलिंग लाइन और सैटेलाइट के जरिए मेरे हेलीकॉप्टर का सुराग लगा लिया जाता, फिर मुझ पर फ़ज़ाई हमले किए जाते। जब मैं रेड क्रॉस की टीम में एक डॉक्टर बनकर अफ़गानिस्तान गया था और काबुल में तालिबान के एक कमांडर से दिमागी रब्ता रखता रहा था, तो इस दौरान मैंने उसे बताया था कि तालिबान में चंद अफ़गान मुजाहिदीन गैर मुल्की आकाओं के लिए जासूसी कर रहे हैं और आस्तीन का सांप बने हुए हैं। मैंने उन गद्दारों को सबूत के साथ गिरफ्तार कराया था और उन तालिबान को एक ऐसे खुफिया अड्डे तक पहुंचाया था जहां एक तय खाने में बड़ी राजदारी से अफ़गान करेंसी छापी जाती थी। इस तरह वह तमाम तालिबान और कमांडर वगैरह मुझ पर एतमाद करने लगे थे। मैंने मोबाइल के जरिए उस कमांडर से रब्ता करके पूछा कि आप कमांडो बहरोज़ खान हैं? हाँ, तुम कौन हो? मैं फ़रहाद अली तैमूर का एक ख़ास मातियत हूँ। आपने मेरे उस्ताद मोहतरम फ़रहाद अली तैमूर की हलाकत के बारे में सुन लिया होगा। हाँ, मुझे तुम्हारे आका की हलाकत का बेहद सदमा है। उस जांबाज ने आखिरी वक्तों में हमारे लिए बड़ी खिदमत अंजाम दी थी। काश मैं उस शहीद जांबाज के लिए कुछ कर सकता। आप मेरी मदद करके बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने उनके कातिलों को चुन चुन कर कत्ल किया है। अब उनका एक हेलीकॉप्टर लेकर फ़रार हो रहा हूँ। मुझे पनाह की ज़रूरत है। क्या ये हेलीकॉप्टर लेकर मैं आपके पास आ सकता हूँ? तुमने फ़रहाद के कातिलों से इंतकाम लिया है। हम दिलो जान से तुम्हें खुशामदीद कहते हैं और यकीन दिलाते हैं कि यहाँ तुम महफूज रहोगे। मैं अफ़गानिस्तान की सरहद में दाखिल हो चुका हूँ। आप तमाम तालिबान को हदायत दें कि मेरे हेलीकॉप्टर पर कोई फायर न करे। मैं इस वक्त परवान शहर में हूँ और तमाम तालिबान को हदायत दे रहा हूँ, तुम बेखौफ होकर चले आओ। मैंने मोबाइल से रब्ता ख़त्म किया, फिर हेलीकॉप्टर में परवाज़ करते हुए ख्याल ख्वानी की परवाज़ की और कमांडर के दिमाग में पहुंच गया। वह फ़ोन के ज़रिए तालिबान को ज़रूरी हदायत दे रहा था। उसके चोर ख्यालात बता रहे थे कि वह मुझ पर शुबा कर रहे। शुबा करने की वजह यह थी कि तकरीबन 6 घंटे पहले एक शख्स पतलून शर्ट और जैकेट पहनकर कहीं से छुपता हुआ आया था। उसके पास एक टीटी और मोबाइल फ़ोन था। वो गैर मुल्की लग रहा था मगर मुकामी ज़ुबान अटक अटक कर बोल रहा था। कह रहा था, मैं आपकी ज़ुबान ठीक तरह नहीं बोल सकता, लेकिन मकतूल फ़रहाद का ख़ास मातियत बनकर रहता था। उनसे ये ज़ुबान सीखी है। मैं अपने उस्ताद फ़रहाद के कातिलों को हलाक करके छुपता फिर रहा हूँ। एक बार उन्होंने कहा था कि फिर कभी अफ़गानिस्तान आएंगे तो कमांडर बहरोज़ खान के पास ज़रूर जाएंगे, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं सिर्फ आपसे मुलाकात करने नहीं बल्कि पनाह लेने आया हूँ। कमांडर बहरोज़ खान ने बड़ी गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया और उसे अपनी रिहाइशगाह के करीब रहने की इजाज़त दे दी। अब बहरोज़ खान सोच रहा था, गैर मुल्की जासूस फ़रहाद की हलाकत से फ़ायदा उठाकर हमारे दरमियान जासूसी करने आ रहे हैं। मैं इस दूसरे को भी आने दूंगा, फिर मालूम करूंगा कि दोनों में फ़रहाद का असल मातियत कौन है। उसने चंद तालिबान से कहा, शहीद फ़रहाद का जो मातियत हमारा मेहमान है उसे गन पॉइंट पर रखकर उसे टीटी और मोबाइल फ़ोन ले लो और उससे माजरत चाहो कि ऐसा एहतियातन किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है ये थोड़ी देर बाद बता दिया जाएगा। तालिबान उसकी हदायत पर अमल करने चले गए। मैंने भी एहतियातन खुद को फ़रहाद का ख़ास मातियत इसलिए कहा था कि अव्वल तो खुद को मुर्दा जाहिर कर रहा था, दूसरी बात यह कि गैर मुल्की एजेंसियों से यही अंदेशा था कि वो किसी न किसी तौर तालिबान के दरमियान रहकर जासूसी करेंगे और जब उन्हें मालूम होगा कि मैं फ़रहाद के कातिलों को हलाक करके एक हेलीकॉप्टर ले आऊँ तो वो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक मेरे पीछे पड़ जाएंगे। फिर यह भी शुबा था कि तालिबान के कमांडर को मेरी तरफ से कोई गलत फहमी हो सकती है और वह तमाम पनाह देने वाले मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकती हैं। मैं आधे घंटे में कमांडर बहरोज़ खान के पास पहुंच सकता था, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा दूर तक परवाज़ की ताकि उस जासूस के बारे में कुछ मालूम कर सकूं। चंद तालिबान उस जासूस के पास गए और उसे गन पॉइंट पर रखकर कहा, हम मेहमानों की इज्जत करते हैं लेकिन हमारी सरकत का बुरा ना बनाएं। हम एहतियातन आपसे टीटी और मोबाइल फ़ोन मांग रहे हैं। वो परेशान होकर बोला, ये टीटी मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखी है और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए शहीद फ़रहाद के मातियतों से मालूम करता रहता हूँ कि किराए के कातिल मुझे तलाश कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई मेरी तलाश में नहीं होगा तो फिर मैं यहाँ से किसी दूसरे मुल्क में चला जाऊँगा। तालिबान के एक मुजाहिद ने उससे टीटी लेकर कहा, आप हमारे दरमियान महफूज रहेंगे। हमारे पास इतने हथियार हैं कि आपको कभी टीटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे मुजाहिद ने उससे मोबाइल फ़ोन लेकर कहा, आप जब भी शहीद फ़रहाद के साथियों से रब्ता करना चाहें हमारे दफ्तर चले आएँ, वहाँ से आप किसी से भी गुफ्तगू कर सकेंगे। वो तालिबान उससे दोनों चीज़ें लेकर चले गए। उसने उनके जाते ही दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। वापस आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। अपना दायां पैर उठाकर बाएं घुटने पर रखकर उस पैर के जूते की एड़ी को ज़रा सा घुमाया। इसके साथ ही जूते के अगले हिस्से से एक छोटा एंटीना निकल आया। फिर उसने एड़ी को पूरी तरह घुमाया तो एक छोटा सा माइक और स्पीकर नजर आने लगा। उसने बैटरी का बटन ऑन किया, फिर कहा, हेलो हेलो, कोड आर, HR फॉर मुस्लिम टेररिस्ट, हेलो हेलो, मैं रॉक होल्डर बोल रहा हूँ। उसने फिर कोड वर्ड्स को दोहराया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई,
यस मिस्टर रॉक, वी आर अलर्ट फॉर मुस्लिम टेररिस्ट। कोई प्रोग्रेस है? नहीं, मैं खतरा महसूस कर रहा हूँ। तालिबान ने अचानक मुझसे टीटी मोबाइल फ़ोन ले लिया। शायद वो मुझ पर शुबा कर रहे हैं। तो मैंने हत्या करने और मोबाइल फ़ोन लेने का मतलब है कि वाकई वो तुम पर शुबा कर रहे हैं। आखिरी हरबा इस्तेमाल करो। कमांडर से ज़रूरी बातें करने के बहाने उससे मुलाकात करने जाओ और अपने दूसरे जूते के तले से मिनी पिस्तौल निकालकर कमांडर को यरगमाल बनाकर वहाँ से निकलो। हम एक हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं, उसमें कमांडर को लेकर चले आओ। मैंने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कमांडर से कहा, आप जानते हैं कि शहीद फरहाद की फैमिली में दूसरे टेलीपैथी जानने वाले हैं। उन्होंने मुझे अभी इतला दिया कि आपकी रहायशगाह के करीब कोई गैर मुल्की मेहमान है जिससे तालिबान ने टीटी और मोबाइल फ़ोन ले लिया। कमांडर ने कहा, यह दुरुस्त है, हमें उस पर शुबा है। आपका शुबा दुरुस्त है। उसके दाएं जूते के तले में एक जदीद तर्ज का फ़ोन है और बाएं जूते के तले में 2 इंच का मिनी पिस्तौल है। वो भी आपसे मुलाकात करने के बहाने आकर उस पिस्तौल के जरिए आपको यरगमाल बनाकर ले जाएगा। आपको वहां से अगवा करके ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर आने वाला है। तुम जो कुछ कह रहे हो मैं अभी उसकी तस्दीक करता हूँ। जब तक दुश्मनों का हेलीकॉप्टर आपके इलाके में नहीं आएगा मैं अपना हेलीकॉप्टर नहीं लाऊंगा। मुजाहिदीन गलती से दुश्मनों का हेलीकॉप्टर समझकर मुझे निशाना बना देंगे। ठीक है, तुम बाद में आओ। ऐसे ही वक्त उसे इतला दी गई कि जिसको मेहमान बनाकर रखा गया है वो उससे मुलाकात करना चाहता है। कमांडर ने 4 मुजाहिदीन से कहा, मेहमान के पास जाओ, फिर उसे गन पॉइंट पर रखकर उसके दोनों जूते उतार कर उसे काबली सैंडल पहना कर लो। अगर वह जूते उतारने पर एतराज़ करे तो उसके दोनों पैरों में गोलियां मारकर जूते उतार लो और दोनों जूते मेरे पास ले आओ। फिर उसने फ़ोन पर कहा, हमारे तमाम मुजाहिदीन से कह दो जो भी हेलीकॉप्टर हमारी इजाज़त के बगैर परवान शहर में दाखिल हो उसे मार गिराएं। मैं ज़्यादा देर परवाज़ नहीं कर सकता था। दुश्मनों के लड़ाका त्यारे किसी वक्त भी आ सकते थे। फिर ईंधन भी थोड़ा सा रह गया था। मैंने एक जंगल के ज़रा से खुले हुए हिस्से में हेलीकॉप्टर को उतार लिया। वह जंगल बर्फ़ से ढका हुआ था। दूर दूर जो दरख्त नज़र आ रहे थे उनकी शाखों और पत्तों से भी बर्फ़ के मोटे मोटे कतरे टपकते थे और नीचे गिरने तक एक बड़े से गोले की सूरत इख्तियार कर लेते। हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में बहुत सा सामान रखा हुआ था। इनमें ऊनी कंटोप, दस्ताने, फर वाले ओवरकोट और ऐसे जूते थे जिनके तलवों में आहनी मोटी कीलें थीं। कई एरो शूटर भी थे। ये ऐसी गन्नें होती हैं जिनकी नाल पर नोकीले तीर लगाकर ट्रैगर दबा दिया जाए तो वो सीधा जाकर अपने शिकार के जिस्म में पैवस्त हो जाता है। सर्द और तेज़ हवाओं से आंखों को महफूज रखने वाले चश्मे भी थे। कई सरबंद डब्बों में खाने का सामान था। रात को इस्तेमाल करने के लिए फ्लैश लाइट्स भी थीं। इनके अलावा ट्रेसर गोलियां और गन्नें थीं। ये ट्रेसर गोलियां ऐसी होती हैं कि इन्हें 90 डिग्री यानी आसमान की तरफ रात को फायर किया जाए तो ये ऊपर जाकर फट पड़ती हैं। फिर इसमें से ऐसी तेज़ रोशनी फैलती है कि दूर तक दिन की तरह उजाला हो जाता है और छुपे हुए दुश्मनों की पोजीशन मालूम हो जाती है। मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि परवाज़ के दौरान में ख्याल ख्वानी करते हुए किस इलाके में पहुंच गया था। अफ़गानिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह के दरमियान शुमाली इलाकों में ऐसी ही बर्फ़ जमी रहती थी। मेरे लिए समझना मुश्किल था कि मैं किस मुल्क के किस इलाके में हूँ। मुझे किसी ऐसी जगह पहुँचना था जहाँ मैं आइंदा दुश्मनों से निमट सकूँ। मुझे हेलीकॉप्टर में परवाज़ करते हुए बहुत देर हो चुकी थी और मैं समझ रहा था कि अब तक कई ममालिक से सुरागरसां तैयारे और हेलीकॉप्टर मेरी तलाश में निकल चुके होंगे। मैंने इस इलाके में एक 2 मंजिला इमारत को बर्फ़ से ढका हुआ देखा था और कुछ सोचकर वहाँ से 5 या 6 किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर को एक नशेब में उतारा था। मेरा अंदाज़ा था कि मुझे तलाश करने वाले 10 या 12 घंटे तक इधर नहीं आएंगे। उस वक्त तक इस हेलीकॉप्टर पर इतनी बर्फ़ जम जाएगी कि वो फ़िज़ा में परवाज़ करने वाले सुरागरसानों को नज़र नहीं आएगा। मैंने तमाम ज़रूरी सामान एक किट में रखकर उसे पुश्त पर बांध लिया। दोपहर का वक्त था, दिन का उजाला फैला हुआ था। जब मैं उस हेलीकॉप्टर को छोड़कर ऊंचे टीलों की तरफ जाने लगा तो सर से पैर तक गर्म लिबास में था। सर से गर्दन तक ऊनी कंटोप, आंखों पर बड़ा सा चश्मा, गर्म पतलून और फर वाला ओवरकोट, ऊनी जुराबें और आहनी कील वाले जूते पहने थे। मेरा रुख उस 2 मंजिला इमारत की तरफ नहीं था क्योंकि परवाज़ के दौरान मैंने दूरबीन से देखा था एक औरत और एक मर्द दूसरी मंजिल पर से सर उठाकर मेरे हेलीकॉप्टर की तरफ देख रहे थे। इसलिए मैं वहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर चलाया। उनकी नज़रों से ओझल हो गया था। अगर उन्होंने फ़ोन के ज़रिए किसी से बात की होगी तो यही कहा होगा कि एक हेलीकॉप्टर वहाँ से परवाज़ करता हुआ ना जाने कहाँ चला गया है। रात होने में देर थी, इसलिए एक लंबा चक्कर काटकर उस 2 मंजिला इमारत की सिमत जा रहा था ताकि वहाँ के मकीनों के मुतालिक कुछ मालूम कर सकूँ। रास्ते में कहीं दूर तक हमवार रास्ता था, कहीं नशेबो फरास्ते और कहीं ऊंचे नीचे पहाड़ी टीले। मस्ता ज़मीन हो या पहाड़ी टीले, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई थी। सूरज की शुआओं की अक्सर दिन बहुत उजला और चमकीला लग रहा था। अच्छा खासा फासला तय करने के बाद एक त्यारे की आवाज़ सुनाई दी। मैं एक पहाड़ी के चट्टानी साए में आ गया। इस तरह कोई मुझे त्यारे से देख नहीं सकता था। त्यारे में बैठने वालों ने वाकई मुझे नहीं देखा होगा, लेकिन उस हेलीकॉप्टर को ज़रूर देख लिया होगा। मुझे देर तक उसकी आवाज़ सुनाई देती रही। मेरा अंदाज़ा था कि वो त्यारा उस हेलीकॉप्टर के अतराफ चक्कर लगा रहा है। फिर उसकी आवाज़ दूर होती चली गई। मैंने सरहदी चौकी की सर्चिंग टीम के सुरागरसानों के ख्यालात पढ़े। वो भी परवाज़ करते हुए ये मालूम करना चाहते थे कि मैं उनका एक हेलीकॉप्टर कहाँ ले गया हूँ।
उनमें से एक सुरागरसा मोबाइल फ़ोन पर बातें कर रहा था। जो त्यारा अभी उधर से गुजरा था उसमें बैठा हुआ एक जासूस कह रहा था, हमने उस हेलीकॉप्टर को देख लिया है। वो करगान के जुनूब में 300 किलोमीटर दूर एक वीराने में है। फिर तो आप लोगों ने वहाँ 1-2 मंजिला इमारत देखी होगी। हाँ, उस हेलीकॉप्टर से चंद किलोमीटर के फासले पर 2 मंजिला इमारत है। ये हैरानी की बात है, वीराने में वहाँ कौन रहता होगा? वहाँ जो रहता है उसके ज़रिए हमें सरहदी मालूमात हासिल होती रहती हैं और वो हमारे बड़े काम आता है। हम उसे अपनी आमद के बारे में बता रहे हैं। वो तुम्हारी टीम को भी खुशामदीद कहेगा। क्या वहाँ आ रहे हो? हम अपने हेलीकॉप्टर को उस इमारत से दूर उतारेंगे और पोशीवान के कातिल मजदूर को पहले तलाश करेंगे, फिर इमारत में जाएंगे। आप भी अंधेरा होने से पहले उसे तलाश करते हुए आएँ। हम यही करेंगे। वैसे तुम्हारी इतला के लिए बता दूं, वो कोई मजदूर नहीं, मकतूल फरहाद का बेटा पारस है। लेकिन अब तक ये कहा जा रहा था कि उज़्बेकिस्तान के सरहदी शहर में अली तैमूर है, उसी ने सोमना और कारमल को हलाक किया। वो अली तैमूर होगा, लेकिन अब वो पेरिस में है और फरहाद का दूसरा बेटा पारस यहाँ आ गया है। ये इतला ज़रा परेशान कौन है? अली तैमूर तो ज़रा शरीफ और संजीदा है, लेकिन ये पारस तो शैतान का बाप है। उससे तो बहुत ही मोहतात रहना होगा। क्या आप लोग उसके तरीक़ाकार को जानते हैं कि वो कहता कुछ है, करता कुछ है और होता कुछ है? हम सोच रहे हैं उसे अंधेरा होने से पहले बाहर तलाश करेंगे और वो इस इमारत में आतिशदान के पास आराम फरमा रहा होगा। हमने भी सुना है कि वो अचानक ही कोई ऐसा काम कर जाता है जो किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होता। कोई बात नहीं, आप हमसे पहले वहाँ पहुँचेंगे, इसलिए पहले इमारत में जाएं। मैं अभी उस इमारत के मकीन को आप लोगों के बारे में बता रहा हूँ। वो तैयारी वालों से रब्ता ख़त्म करके उस इमारत के मकीन से रब्ता करने लगा। मैं उसके अंदर मौजूद था। उसने रब्ता होने पर कहा, हेलो मिस्टर पेरी बर्टन, मैं अमरीकी सर्चिंग टीम का लीडर सैमसन बोल रहा हूँ। एक जनाना आवाज़ सुनाई दी, हेलो मिस्टर सैमसन, मैं मिसिज रोमी बर्टन बोल रही हूँ। यहाँ से एक हेलीकॉप्टर और फिर एक त्यारा परवास करता हुआ गया है। हम समझ गए हैं कोई गड़बड़ हो सकती है। तुम ठीक समझ रही हो, मिस्टर बर्टन से बात करो। मकतूल फरहाद का बेटा पारस उधर आया हुआ है। वो उसी हेलीकॉप्टर में फ़रार होकर वहाँ पहुँचा है। हमारे चंद साथी त्यारे में तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, उन्हें खुश आमदीद कहना है। हम भी वहाँ पहुँच रहे हैं। तुम मिस्टर बर्टन से बात करो। मिस्टर बर्टन सिर्फ आकाओं से बात करते हैं और उनसे मामला तय करते हैं। तुम अपने तैयारे वाले साथियों से कह दो हमारे वीरान महल से कम से कम 2 किलोमीटर दूर रहें। मिस्टर बर्टन, जब तुम्हारे आका से लेन देन की बात तय कर लेंगे तो तुम सबको सिर्फ एक रात के लिए यहाँ पनाह मिलेगी। हम यहाँ किसी को भी दूसरे दिन बर्दाश्त नहीं करते। तुम आधे घंटे बाद फ़ोन करो। राब्ता ख़त्म हो गया। मैं मिसिज रोजी बर्टन के दिमाग में पहुँच गया। वह फ़ोन बंद करके पेरी बर्टन को पारस के वहाँ पहुँचने की बात बता रही थी और उसे यह भी बताया कि इस सिलसिले में बहुत मुनाफे बख्श सौदा हो सकता है। वह फ़ौरन अमरीकी हुकाम से मामला तय करे। मैंने रोमी बर्टन के ख्यालात से मालूम कर लिया था कि उसका शौहर इस कदर सर्द इलाके में रहकर भी विस्की या ब्रांडी वगैरह नहीं पीता है। वो योगा का माहिर है और इतना चालबाज मुजरिम है कि अपने आसपास सरहदी इलाके से किसी मुजरिम और स्मगलर वगैरह को गुजरने नहीं देता है। उसने ऐसे इंतजाम कर रखे हैं कि बड़े से बड़ा चालाक मुजरिम भी उसकी लाइलमी में सरहद पार करना चाहे तो उसके बिछाए हुए आहनी शिकंजों में फंस जाते हैं। मेरे लिए रोमी बर्टन अहम थी। मैं उसके चोर ख्यालात से मालूम करने लगा कि खतरनाक जंगलों में माहिर शिकारी किस तरह खूंखार जानवरों के लिए आहनी शिकंजे और दरख्तों से लगे हुए फंदे में फंसता है। इसलिए रोमी बर्टन ने फ़ोन पर सैमसन से कहा था कि वो जब तक आने की इजाज़त न दे तब तक वो सब इस इमारत से 2 किलोमीटर दूर रहें। यानी वो तमाम शिकंजे और फंदे 2 किलोमीटर के रकबे में थे और मेरे लिए भी खतरे का बायस बन सकते थे। उस इमारत के चारों तरफ लाउड स्पीकर लगे हुए थे। मुजरिमाना मामला तय होने के बाद जो मुजरिम उसके घर पनाह लेने आते थे, रोमियो ने माइक और स्पीकर से गाइड करती थी कि उन्हें 2 मंजिला इमारत में पहुंचने तक कहां से संभल कर चलना चाहिए और किस रास्ते से कतराना चाहिए। मैं इस इमारत से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर था तब मैंने त्यारे की आवाज़ सुनी। वो इमारत के ऊपर से परवाज़ करता हुआ दूर चला गया था। रोमी के ख्यालात ने मुझे बताया कि वो लोग एक मस्ता ज़मीन पर त्यारा उतार रहे हैं। फ़ोन पर कह दिया गया है कि जब तक लाउड स्पीकर से आने की इजाज़त ना दी जाए तब तक वो 2 किलोमीटर दूर रहें। मैंने रोमी के दिमाग में रहकर पेरी बर्टन की आवाज़ सुनी। वो कह रहा था, कल सुबह तुम्हारे लंदन वाले बैंक अकाउंट में $1 लाख जमा हो जाएंगे। त्यारे में 7 और हेलीकॉप्टर में 4 सुराग रसां और किराए के कातिल आ रहे हैं। मैं प्राइवेट रूम में जा रहा हूँ। तुम आने वालों को यहाँ तक पहुँचने के लिए गाइड करो। बर्टन, मैं तो हमेशा की तरह गाइड करूँगी, लेकिन स्पीकर से दूर तक जाने वाली आवाज़ पारस भी सुन सकेगा, फिर वो भी बाहिफाजत यहाँ तक चलाएगा। आने दो, मैं प्राइवेट रूम में जाकर घास नहीं काटता हूँ। वो आएगा तो आज रात की सुबह नहीं देख पाएगा। पेरी बर्टन यह कहकर उस कमरे से चला गया। मैं मनसूबा बना चुका था क्या मुझे कैसी चालें चलनी होगी। उसी वक्त हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। सर्चिंग टीम भी बड़ी खुशफहमी में मुब्तला होकर आ रही थी। इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती थी कि महाराज तो टेलीपैथी जानता ही था। अब उसका इकलौता बेटा महेश भी ये इल्म सीख लेता तो अल्पा पर और तमाम बड़े ममालिक पर बाप बेटे की धाक बैठ जाती। महाराज बहुत खुश था और बड़ा मोहतात था कि वो अपने बेटे के साथ किसी मरहले पर धोखा ना खाए। वो बेटे के दिमाग को पहले ही लॉक कर चुका था। उसकी आवाज़, लहजा और चेहरा बदल चुका था। जब वो मेरा एहसानमंद और अकीदतमंद बना हुआ था तभी उसने मेरे मशवरे के मुताबिक बेटे की हिफाजत के लिए सब कुछ किया।
ये सिर्फ मुझे और महाराज को मालूम था कि किस तरह एक अजनबी लबो लहजे को इख्तियार करके महेश के दिमाग में जा सकते हैं। मेरी हलाकत की तस्दीक होने के बाद महाराज को इत्मीनान हो गया था कि महेश के दिमाग में जाने का लबो लहजा सिर्फ वही जानता है। उसने अपने 6 जंगजू मातियतों पर अमल करके उनके दिमागों को भी लॉक कर दिया था और उनके जहनों में ये नक्श कर दिया था कि वह दिन रात बारी बारी ड्यूटी देते हुए महेश के करीब रहेंगे, किसी को उससे मिलने की इजाज़त नहीं देंगे, हत्ता कि अमरीकी हुकाम और फौज के अफसरान के पास भी महेश को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हर तरह से हिफाजती इंतजामात करने के बाद महाराज खुद किसी बॉडीगार्ड के दिमाग में रहकर बेटे की निगरानी करने लगा। बेटे के दिमाग में भी इसलिए नहीं जाता था कि वहाँ उसकी मौजूदगी के बायस कभी अल्पा आएगी तो महेश उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकेगा। अमरीकी हुकाम महेश के लिए एक मखसूस त्यारा भेज सकते थे, लेकिन इस तरह महेश के मुतल्लिक ये सोचने लगते कि महेश अमरीकी सरकार के लिए बहुत अहम है। वह काम से त्यारे में वाशिंगटन आया था। उसकी रिहाइश के लिए एक आलीशान बंगले का इंतजाम किया गया था और इस बंगले के अतराफ खुफिया सिक्योरिटी वाले भी मौजूद थे। महाराज से यह तय पाया था कि ट्रांसफार्मर मशीन से पहले एक अमरीकी जवान को गुजारा जाएगा। जब तजुर्बा कामयाब होगा और मशीन में कोई खराबी नहीं होगी तो उसी दिन महेश को भी उस मशीन के जरिए टेलीपैथिक इल्म सिखा दिया जाएगा। महाराज नहीं जानता था कि अल्पा को उसके तमाम मंसूबों का इल्म है और जिस जजीरे में वो ट्रांसफार्मर मशीन रखी गई है वहाँ के तमाम फौजी अफसरान को अल्पा अपना मामूल और ताबेदार बना चुकी है। वो खुश और मुतमईन थी। महाराज अपने बेटे की हिफाजत का हर मुमकिन इंतजाम कर चुका था और इस बात से बेखबर था कि अल्पा इन वक्त पर बाजी उलटने वाली है। सभी अपने अपने तौर पर चालें चल रहे थे। महाराज ने अमरीकी हुकाम को यह बताया कि दरअसल मशीन में खराबी नहीं बल्कि फरहाद ने अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफार्मर मशीन की निगरानी करने वाले फौजी अफसरान को अपना मामूल और ताबेदार बना लिया था। वो अफसरान मशीन में कोई खराबी पैदा कर देते थे और उन्हें खुद पता नहीं चलता था कि अपने किसी अमरीकी जवान को टेलीपैथी सिखाने के दौरान में मशीन में खराबी पैदा कर रहे हैं। अब अमरीकी हुकाम ने सोचा फरहाद तो नहीं है लेकिन अल्पा कोई गड़बड़ कर सकती है। हो सकता है उसने भी फरहाद की तरह मशीन की निगरानी करने वाले अफसरान को अपना ताबेदार बना लिया हो। लिहाजा बहुत सोच समझकर कदम उठाना चाहिए ताकि उनके अमरीकी जवान भी पहले की तरह काफ़ी तादाद में टेलीपैथी का इल्म हासिल कर सकें। महेश सरकारी मेहमान बना हुआ था। प्रोग्राम के मुताबिक उसे अपने मुहाफिजों के साथ उस जजीरे में जाना था और ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरना था। अल्पा जजीरे के अलाकारों के जरिए इस प्रोग्राम को समझ रही थी और दूसरे दिन महाराज की ज़िंदगी का तमाम सरमाया उसके बेटे की सूरत में लूट कर ले जाने वाली थी। आधी रात के बाद अचानक अमरीकी फ़ौजियों ने उस जजीरे को चारों तरफ से घेर लिया। उन मुहासरा करने वाले फ़ौजियों को सख्ती से हुक्म दिया गया था कि जब तक वह जजीरे में रहेंगे गूंगे बनकर रहेंगे, तन्हाई में कभी दीवारों से भी बातें नहीं करेंगे। उन्होंने जजीरे के साबका फ़ौजियों को फ़ौज के जर्नल का तहरीरी पैगाम पेश किया और उन्हें हथियार डालकर उस जजीरे से वापस हेडक्वार्टर जाने पर मजबूर कर दिया। अगर अल्पा उस वक्त किसी अफसर के दिमाग में होती तो अपने आलाकार अफसरों के अंदर रहकर बगावत करा देती। वो अमरीकी फ़ौजी आपस में लड़ना शुरू कर देते, लेकिन अमरीकी हुकाम ने बड़े सही मंसूबे के मुताबिक उस वक्त जजीरे में फ़ौजी ऑपरेशन किया जब उन्हें अंदाज़ा था कि रात के वक्त अल्पा सो रही होगी और अगर जाग रही होगी तब भी वो अमरीकी जजीरे में ख्याल खानी के जरिए दूसरी सुबह आएगी और उन अमरीकी हुकाम का ये अंदाज़ा दुरुस्त था। वो दूसरी सुबह जजीरे में रहने वाले ताबेदार फ़ौजियों के पास आने वाली थी। वैसे वो तमाम दिन कोशिशें करती रही थी कि किसी तरह महाराज के बेटे महेश तक पहुँचे। पता चला कि उसे सख्त हिफाजती इंतजामात में रखा गया है। उसे शाहाना तर्ज के एक बंगले में रखा गया है। उसके 6 मुहाफिज योगा के माहिर थे। वो उन्हें आलाकार नहीं बना सकती थी और जो फौजी अफसरान उसके रूबरू आते थे वो भी योगा के माहिर होते थे। आखिर उसने ये सोचकर उसे नज़रअंदाज किया कि दूसरे दिन महेश को ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारने के लिए ले जाया जाएगा तो वो जजीरे के फ़ौजी ताबेदारों के जरिए उसे ट्रैप कर लेगी। जब वो दूसरे दिन अपने कालाकार फ़ौजी अफसर के दिमाग में पहुंची तो पता चला वो जजीरे में नहीं बल्कि आर्मी हेडक्वार्टर में है। पिछली रात अचानक फ़ौजी ऑपरेशन हुआ था और जजीरे के तमाम फ़ौजी अफसरों और सिपाहियों को वहाँ से हटाकर अब नए अफसरान और सिपाहियों की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं और वो महाराज के बेटे को अपने मंसूबे के मुताबिक ट्रैप नहीं कर सकेगी। वो अपने एक बहुत ही अहम मंसूबे में नाकाम हो रही थी। उसमें नाकामी बर्दाश्त करने की आदत नहीं थी। उसने महाराज को मुखातिब किया। वो बोला, अच्छा तो तुम आ गई। तुम किसी न किसी ज़रिए से मेरी मसरूफियात पर नज़र रखती हो। आप क्या कहने आई हो? यही कि तुमने अपने बेटे की हिफाजत के लिए बड़े सख्त इंतजाम कराए हैं, जजीरे के फ़ौजियों को भी तब्दील करा दिया है। इसके बावजूद तुम अपने बेटे को टेलीपैथी नहीं सिखा सकोगे। महाराज ने हंसते हुए कहा, कसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब हर तरफ से नाकाम हो रही हो तो चैलेंज करियो कि मेरा बेटा टेलीपैथी नहीं सीख सकेगा। आज शाम तक तुम्हें अपने चैलेंज का जवाब मिल जाएगा। महाराज, तुमने कभी अपनी जहानत का सबूत नहीं दिया। मैं तुम्हें नादान कहती हूँ, आज बेवकूफ़ कह रही हूँ। ये अमरीकी अपने बाप के नहीं होते और तुम अपने बेटे को इनके मुल्क में लाए हो। क्या इसे वापस ले जा सकोगे? क्या तुम मेरे बेटे को यहाँ से वापस जाने से रोकोगी? बिल्कुल अकल से पैदल हो। बेटे को कैदी बनाकर रखा जाएगा और तुम उसे अमेरिका से कभी नहीं ले जा सकोगे। मैं मोटी अकल वाला हूँ, फिर भी समझता हूँ कि इन अमरीकियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरे 6 योगा के माहिरीन महेश के गार्ड्स हैं और मैं टेलीपैथी के ज़रिए उनकी निगरानी कर रहा हूँ।
वह मेरे बेटे को अपने पास यरगमाल बनाकर मुझसे कोई काम लेना चाहेंगे तो उनके तमाम मंसूबे खाक में मिला दिया करूंगा। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी। मैं अपने बेटे को किसी बुरे वक्त में अपने पास वापस बुलाने की ठोस प्लानिंग कर चुका हूँ। मैं देखूंगी कि तुम अपने बेटे को कैसे वापस अपने पास ला सकोगे। मुझे तो खुशी है कि अब तुम अमेरिका के बेदाम गुलाम बनने वाले हो। वो ये कहकर उसके दिमाग से चली गई। महाराज ने दिल में कहा, बड़ी हमदर्द बनकर आई थी। जब मैं अपने बेटे को यहाँ ला ही चुका हूँ तो क्या उनकी नसीहत सुनने से मुझे अकल आ जाएगी? जितनी अकल मैं भगवान के पास लाया हूँ उतनी अकल से काम करूँ और उतनी अकल आखिरी सांस तक रहेगी। महेश को उसके 6 बॉडीगार्ड्स और 2 अमरीकी फौजी अफसर उस जजीरे में ले आए। एक अमरीकी जवान को पहले ही लाया गया था। वहाँ जो मैकेनिक थे वो ट्रांसफार्मर मशीन को अच्छी तरह चेक कर चुके थे। किसी तरह का शुबा नहीं था कि इस मशीन से गुजरने वाले को नुकसान पहुंचेगा। किसी को भला शुबा कैसे हो सकता था? मैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन मारा जा चुका था। अब इस मशीन में कोई खराबी पैदा करने वाला नहीं था। एक अल्पा की तरफ से अंदेशा था। उन्होंने पिछली रात फौजी ऑपरेशन के जरिए इस अंदेशे को भी ख़त्म कर दिया। अगर वो लोग अल्पा को नाकाम ना बनाते तो मैं इस मामले में मदाखलत ना करता, दूर से उन सबका तमाशा देखता रहता। लेकिन अब मदाखलत पर मजबूर हो गया था क्योंकि ये मंजूर नहीं था कि अब हमारी दुनिया में टेलीपैथी जाने वाले पैदा हों। उस जजीरे में कोई टेलीपैथी जाने वाला नहीं पहुंच सकता था। टेलीपैथी जाने वालों के रास्ते हर तरफ से बंद कर दिए गए थे और महाराज तो पूरी तरह मुतमईन था कि उसके बेटे के दिमाग में कोई नहीं आ सकेगा। उसने तनवीमी अमल के जरिए जो लबो लहजा अपने बेटे के दिमाग में नक्श किया था उसी लबो लहजे को इख्तियार करके मैं उसके अंदर पहुंचा हुआ था और महेश मुझे महसूस नहीं कर रहा था। वैसे उसके चोर ख्यालात पढ़कर मैं बेख्तियार मुस्कुराने लगा। महाराज ने वाकई अपने बेटे को मुकम्मल तौर पर महफूज रखने के लिए बड़े ही ठोस इंतजाम किए थे। इस जजीरे में तमाम फौजियों को सख्ती से ताकीद की गई थी कि वह सब गूंगे बने रहें, लेकिन ट्रांसफार्मर मशीन को हैंडल करने वाले मैकेनिक का बोलना ज़रूरी था। वो अमरीकी जवान और महेश को समझा रहा था कि उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा। उस मशीन के 2 हिस्से थे। एक हिस्से में उस शख्स को लिटाया जाता जो पहले से टेलीपैथी जानता था और मशीन के दूसरे हिस्से में उस शख्स को लिटाया जाता जिसे टेलीपैथी सिखाना होता। इस तरह मशीन के एक हिस्से से टेलीपैथी का इल्म ट्रांसफ़र होकर मशीन के दूसरे हिस्से में पहुंचता था। इसके लिए लाजमी था कि पहले से एक टेलीपैथी जानने वाला वहां मौजूद हो, जबकि अमेरिका में कोई टेलीपैथी जानने वाला नहीं रहा था। लेकिन ये मेरी और साबी की लाइल्मी थी कि जब टेलीपैथी को ख़त्म करने वाली दवा दुनिया के हर हिस्से में स्प्रे की जा रही थी, तब योगा के माहिर चंद अमरीकी फ़ौजी अफसरान ने अपने 3 टेलीपैथी जानने वालों को कुतुब शुमाली की तरफ भेज दिया था। बाद में एंटी टेलीपैथी दवा का असर ख़त्म हो गया तो अमरीकी जवानों को ये इल्म सिखाने के लिए इस जजीरे में लाया गया। उन दिनों में इस जजीरे के तमाम अहम फ़ौजी अफसरान के दिमागों पर हावी था। उन्होंने कुतुब शुमाली से अपने 2 टेलीपैथी जानने वालों को बुलाकर मज़ीद ख्याल ख्वानी करने वालों का इजाफा करना चाहा, लेकिन मैंने मशीन ऑपरेट करने वाले के दिमाग पर कब्जा जमा कर मशीन में खराबी पैदा कर दी थी। इस तरह कुतुब शुमाली में अब उनका एक ही टेलीपैथी जानने वाला रह गया था। उसे जजीरे में लाया गया। अब उन्हें यकीन था कि उनका अमरीकी जवान और महेश मशीन के जरिए इल्म सीख लेंगे तो फिर मजीद टेलीपैथी जानने वाले अमरीकी पैदा किए जाएंगे। सुबह 10 बजे टेलीपैथी जानने वाले अमरीकी जवान को मशीन के एक हिस्से के बेड पर लिटाया गया। दूसरे हिस्से के बेड पर आजमाइशी तौर पर एक अमरीकी जवान को लटाकर उस मशीन को ऑपरेट किया गया। मैं ऑपरेट करने वाले के दिमाग पर हावी था। उसे पता न चल सका कि वो ऑपरेट करने के दौरान में कहाँ गलती कर रहे। ऑपरेशन के इख्तिताम पर उन दोनों को स्ट्रेचर पर ले जाकर 2 बिस्तरों पर लिटाया गया। ऑपरेशन के नतीजे में दोनों बेहोश थे। ऐसा सभी के साथ होता था। फिर वो 1 घंटे के बाद होश में आते थे, नॉर्मल रहते थे। फिर ख्याल ख्वानी का मुजाहरा करके साबित करते थे कि ट्रांसफार्मर मशीन का तजुर्बा कामयाब रहा है। बहुत अरसे के बाद इस मशीन को पूरी यकीन के साथ इस्तेमाल किया गया था। महाराज बेचैनी से इंतजार कर रहा था। अमरीकी अकाबरीन भी बेचैन थे। 1 घंटा गुजारना मुश्किल हो गया था, लेकिन वक्त को तो गुजरना ही था। 1 घंटे बाद दोनों रफ्ता रफ्ता होश में आए। उन्हें पीने के लिए फलों का जूस दिया गया। ऑपरेट करने वाले ने अमरीकी जवान से कहा, ख्याल ख्वानी की परवाज़ करो, मेरे लबो लहजे को अपनी गिरफ्त में लेकर मेरे दिमाग में आओ। वह जवान उस मशीन के ऑपरेटर को तकने लगा, ख्याल ख्वानी की परवाज़ की कोशिशें करने लगा। फिर मायूस होकर बोला, मैं आपके दिमाग में नहीं पहुंच पा रहा हूँ। उसी वक्त कुतुब शुमाली से आने वाले जवान ने ऑपरेटर से पूछा, आपने मशीन को कैसे ऑपरेट किया है? मेरे दिमाग से ख्याल ख्वानी की सलाहियत ख़त्म हो गई है। मैं कई बार आपके दिमाग में पहुंचने की कोशिशें कर चुका हूँ। फौज के काला अफसर ने ऑपरेटर से पूछा, ये क्या गजब हो गया? हमारे पास एक ही टेलीपैथी जानने वाला रह गया था। हमने उसे बड़ी राजदारी से छुपा कर रखा था, मगर टेलीपैथी की इल्म तो उसके दिमाग से भी मिट गया। ये तजुर्बा तो हमें बहुत महंगा पड़ा। वहाँ के तजुर्बेकार मैकेनिक फिर से मशीन को चेक कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें मशीन में कोई खराबी नज़र नहीं आ रही है। हमने देखा है हमारा ये तजुर्बेकार ऑपरेटर बड़ी महारत से मशीन को ऑपरेट कर रहा था। हमारी समझ में नहीं आता कि इसमें खराबी है या कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला खराबी पैदा कर रहा है। दुश्मन कौन हो सकता है? उन्होंने अल्पा की चाल को नाकाम बना दिया था। महाराज ने अपने आलाकार की जुबान से कहा, मेरी समझ में यही बात आ रही है। मशीन को टेलीपैथी के जरिए नाकारा बनाया जा रहा है। अल्पा ने ना सही नीलमा ने इसे नकारा बनाया। एक आला अफसर ने कहा, आमना फरहाद और जनाब तबरेज़ी भी ऐसा कर सकती है। महाराज ने कहा, मुझे यकीन नहीं है कि वह दोनों दुनियावी मामलात में मुदाखलत करने आएंगे।
उन्हें मजीद नए टेलीपैथी जाने वालों को ख़त्म करना होगा तो वो एंटी टेलीपैथी दवा स्प्रे कर देंगे। मुझे तो नीलिमा पर पूरा शुबा है। बहरहाल हम किसी पर भी शुबा करें, नाकामी हमारा मुकद्दर बन चुकी है। हमारे पास एक ही टेलीपैथी जाने वाला था, हमने बड़ी राजदारी से छुपा कर इसे रखा था। अब उसके दिमाग से भी इल्म मिट गया। इस नाकामी की रुदाद अमेरिका के दूसरे अकाबरीन को सुनाई गई। सबने मुतफिका तौर पर फैसला सुनाया कि इस ट्रांसफार्मर मशीन को आज ही खोलकर इसके पुर्जे अलग किए जाएं और इन सब पुर्जों को आर्मी हेडक्वार्टर के गोदाम में रख दिया जाए। आर्मी के जवान इस फैसले के मुताबिक अमल करने लगे। महेश अपने 6 बॉडीगार्ड और दूसरे अफसरान के साथ वाशिंगटन आ गया। एल्पा ने वहाँ के दूसरे अकाबरीन के जरिए मालूम किया कि मशीन में बज़ाहिर कोई खराबी नहीं थी, फिर भी वो नाकारा साबित हुई। उसने महाराज से कहा, अफसोस तुम्हारी हसरत पूरी नहीं हुई। महेश टेलीपैथी का इल्म हासिल न कर सका। यूं तो कभी कामयाबी और कभी नाकामी होती रहती है, लेकिन तुम मुझसे इत्तेहाद नहीं करोगे तो हमेशा नाकाम होते रहोगे। महाराज ने कहा, अगर तुम बोल चुकी हो तो जाओ, अभी मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। वो चली गई। महाराज ने फौज के काला अफसर से कहा, मेरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। महेश अब वहाँ रहकर टेलीपैथी नहीं सीख सकेगा। बेहतर है कि इसे पहली फ़्लाइट से मेरे पास भेज दें। आपका बेटा जब चाहे वापस जा सकता है। लेकिन इसे यहाँ हुए सिर्फ 2 दिन हुए। वो पहली बार हमारे मुल्क में आए, इसे पूरे अमेरिका की सैर करने दें। ज़िंदगी रही तो वो फिर कभी पूरे अमेरिका की सैर कर लेगा। मैं बहुत मायूस हो गया हूँ, आप इसे वापस भेज दें। महाराज, आपने ये कहावत सुनी है कि मेहमान अपनी मर्ज़ी से आता है लेकिन मेज़बान की मर्ज़ी से वापस जाता है। अब तो हम दोस्त हैं, प्लीज़ हमें मेज़बानी का मौका दें। आप नहीं जानते, मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकता। फिर ये कि अल्पा मुझे ताने दे रही है, पेशगोई कर रही है कि मेरा बेटा आपके मुल्क से वापस नहीं आ सकेगा। मैं उसके तानों और पेशगोई को गलत साबित करना चाहता हूँ। अच्छी बात है, आप 1 घंटे बाद रब्ता करें। मैं मालूम करता हूँ कि महेश और उसके तमाम गार्ड्स को किस फ्लाइट में सीटें मिल रही हैं। महाराज ने 1 घंटे बाद रब्ता किया तो साल अफसर के साथ योगा का एक माहिर, एक हाकिम और चंद फौजी अफसर बैठे हुए थे। उनके अलावा एक जूनियर अफसर था जिसके दिमाग में महाराज जाकर उन काबरीन से गुफ्तगू किया करता था। एक आला अफसर ने कहा, महाराज, हमने अर्ज़ किया था कि अफ़गानिस्तान में एक मुसलमान दहशतगर्द है, उसे जल्द अज जल्द हलाक करना है या गिरफ्तार करा के उसे यहाँ पहुँचाना है। आप ये काम करने के लिए राज़ी हो गए थे, लेकिन ये शर्त रखी थी कि हम आपके बेटे को टेलीपैथी सिखाएं। दूसरे अफसर ने कहा, आपने देख लिया कि हमने आपकी शर्त को तस्लीम किया और महेश को टेलीपैथी सिखाने के लिए इस जजीरे में ले गए। ये हमारी और आपकी बदकिस्मती है कि मशीन नाकारा हो गई है और अब तो उसके पुर्जे कर दिए गए हैं। इतनी बातें करने का मकसद ये है कि हम आपकी बातें मान रहे हैं, लेकिन आप हमारा एक छोटा सा काम नहीं कर रहे। महाराज ने कहा, मैंने आपका काम करने से इनकार नहीं किया है। कल तक मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं ख्याल ख्वानी के जरिए अफ़गानिस्तान आपके किराए के कातिलों के पास पहुंचकर उनकी भरपूर मदद करूंगा। एक हाकिम ने कहा, आपने पहले भी ज़ुबानी वादा किया, आप भी ज़ुबान से कह रहे हैं लेकिन अमल नहीं कर रहे। आप एक बात पूरी सच्चाई से कह दें कि आप वहाँ फरहाद के बेटों की मौजूदगी से खौफज़दा हैं। बिल्कुल नहीं। अगर अफ़गानिस्तान में टेलीपैथी का अमल ज़ाहिर होगा तो हम इसका इल्ज़ाम एल्पा पर आयद करेंगे। बेशक पहले वहाँ अली तैमूर था, अब पारस पहुँचा हुआ है, लेकिन मैं उनसे खौफज़दा नहीं हूँ। तो फिर अपने भगवान का नाम लेकर हमारा काम शुरू कर दें। हम कैसेट के ज़रिए अपने एक जासूस और एक किराए के कातिल की आवाज़ सुनाएंगे। उन्हें सुनकर आप उनके दिमागों में पहुंच जाएंगे। वो अफ़गानिस्तान में है। उनके ज़रिए आप दूसरे जासूसों और किराए के कातिलों के दिमागों में पहुंचते रहेंगे। आप कैसेट से उनकी आवाज़ें सुनाएं। मैं अभी उनसे रब्ता करूंगा, फिर उनकी रहनुमाई करता रहूंगा। अब 1-2 दिन का काम तो नहीं है। पता नहीं उस खतरनाक दहशतगर्द तक पहुँचने में कैसी दुश्वारियाँ पेश आएंगी। मेरा बेटा मेरे पास पहुँच जाएगा तो मैं पूरे दिमागी सुकून और इत्मीनान के साथ आप लोगों के काम आता रहूँगा। आप तो बेटे के लिए ऐसे परेशान हैं जैसे वो दुश्मनों के दरमियान है। भाई, हम दोस्त हैं। महेश हमारा मेहमान है। जब तक आप हमारे काम आते रहेंगे हम उसे यहाँ सरकारी मेहमान बनाकर रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं ज़िंदगी भर आपके काम आता रहूँगा और मेरा बेटा ज़िंदगी भर तुम्हारा मेहमान बना रहेगा? सरकारी मेहमान ऐसे ही होते हैं, मेज़बान उनकी वापसी का वक्त नहीं जानते। वैसे तुम्हारे लिए फ़ख्र की बात है कि तुम्हारा बेटा अमेरिका में ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारता रहेगा। तुम जब चाहोगे यहाँ आकर उसके साथ रहकर ज़्यादा से ज़्यादा इसे बाप की मोहब्बतें दे सकोगे। तुम लोग जो समझाना चाहते हो उसे मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। एल्पा की पेशगोई दुरुस्त हो रही है। तुम लोग वहाँ मेरे बेटे के साथ कैसा भी सलूक कर सकते हो। उसके 6 गार्ड्स को हलाक कर सकते हो। सिर्फ मेरे बेटे को इसलिए ज़िंदा रखोगे कि मैं उसकी सलामती और तवील उम्री के लिए तुम्हारे नाजायज़ अहकामात की तामील करने पर मजबूर होता रहूँगा। भाई, तुम जो भी समझो, हम तुम्हारे बेटे को अपनी औलाद की तरह खुश रखेंगे। तुम्हें भी एक बाप के फ़राइज़ के मुताबिक उसकी खुशी के लिए कुर्बानियाँ देनी चाहिए। एक अफसर ने कहा, महाराज, तुम्हारे तमाम भाई मारे जा चुके हैं। उन्होंने शादियाँ नहीं की थी, वो बे औलाद मर गए। मगर तुम्हारी आइंदा नस्ल को बढ़ाने के लिए एक बेटा यही महेश रह गया। अगर तुम इसकी सलामती नहीं चाहोगे तो तुम्हारी नस्ल नहीं बढ़ेगी, ख़ानदान यहीं ख़त्म हो जाएगा। ये बातें तुम हमसे ज़्यादा समझ सकते हो। दूसरे आला अफसर ने कहा, एक और नेक मशवरा है। जब महेश को तमाम उम्र यहाँ रहना है तो फिर यहीं इसकी शादी करा दी जाए। तुम्हारी बहू आएगी तो बच्चे पैदा करती रहेगी।
महाराज सूर्यराज की आइंदा नस्लें अमेरिका में फलती फूलती रहेंगी। एक हाकिम ने कहा, तुम बहुत देर से खामोश हो, कुछ बोलो। क्या बोलूं? इतनी देर से तुम लोगों की बातें सुन रहा हूं और ये समझ रहा हूं कि मेरी बहुत बड़ी कमजोरी तुम्हारे हाथ आ गई है। तुम लोगों ने मुझे बुरी तरह जकड़ लिया है। फिर क्या कहते हो? मैं क्या कह सकता हूँ? मुझे अपने बेटे की सलामती के लिए तुम लोगों पर भरोसा करना होगा। बस एक बार और कह दो कि मेरा बेटा वहाँ ऐशो आराम से सलामत रहेगा। वो हाकिम और दूसरे फौजी अफसरान बारी बारी कहने लगे। उसे यकीन दिलाने लगे कि महेश वहाँ शहाना जिंदगी गुजारता रहेगा। फिर महाराज ने कहा, ठीक है, जब तक मेरे बेटे को ज़हनी या जिस्मानी तौर पर एक ज़रा भी आंच नहीं पहुंचेगी, मैं तुम्हारे तमाम अहकामात की तामील करता रहूँगा। जब महाराज ने घुटने टेक दिए तो उसे एक कैसेट सुनाया गया। उसमें से एक जासूस की आवाज़ उभरने लगी। वो कह रहा था, महाराज, हमें यह खुशखबरी सुनाई गई है कि तुम हमारे दिमाग में आकर हमारी मदद करोगे। हम उस दिन और उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। उस जासूस की बातों से पता चला कि अमरीकी प्लान मेकर्स बहुत पहले ये मंसूबा बना चुके थे कि महाराज को किस तरह आहनी शिकंजे में जकड़ा जाएगा। उसी कैसेट से फिर एक किराए के कातिल की आवाज़ उभरी। वो भी यही कह रहा था कि वो अपने दिमाग में महाराज की सोच की लहरों का इंतज़ार कर रहे। महाराज ने उन दोनों की आवाज़ें सुनने के बाद कहा, मैं उनके दिमागों में जा रहा हूँ। वहाँ के हालात मालूम करने में कुछ वक्त लगेगा। वैसे आपको अपने सुराग रसानों के ज़रिए मेरी कारकर्दगी की रिपोर्ट मिलती रहेगी। अफगानिस्तान में गैर मुल्की टीवी रिपोर्टर्स, अखबारात के रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स, रेड क्रॉस टीम और दूसरी इमदादी टीमों के स्टाफ में दर्जनों लोग काम कर रहे थे। इस स्टाफ में जासूस और किराए के कातिल छुप कर रहते थे। महाराज पहले जासूस के दिमाग में पहुंचा। उसने पराई सोच की लहरों को महसूस नहीं किया। उसका नाम कुछ और था, लेकिन पासपोर्ट में एक अखबारी फोटोग्राफर की हैसियत से उसका नाम हडसन था। किराए का एक कातिल जेराल्ड एक अखबारी रिपोर्टर की हैसियत से हडसन के साथ था। उनके दूसरे साथी कुछ तो उन इलाकों में थे जहां तालिबान का कब्जा था और कुछ सुराग रसां और जुराइम पेशा अफराद तालिबान के मुख्तलिफ गिरोह में थे। उन मुखालिफ गिरोहों में इत्तेहाद था। गैर मुल्की सुराग रसानों और किराए के कातिलों ने उन तमाम गिरोहों के सरदारों को यकीन दिलाया था कि उन्हें ऐन वक्त पर असला सप्लाई किया जाएगा तो वो मौका पाकर कभी रात की तारीकी में तालिबान के इलाकों में जाया करेंगे और उन्हें राजदारी से हलाक करके वापस आ जाया करेंगे। उनका असल टारगेट वह मुसलमान दहशतगर्द है जिसे तमाम मुसलमान दहशतगर्द नहीं बल्कि मुजाहिद आज़म कहते हैं। वो सब ये सुराग लगाने की कोशिशें कर रहे थे कि उस मुसलमान मुजाहिद आज़म को तालिबान ने कहाँ पनाह दे रखी है। उनकी मालूमात के मुताबिक वो मुजाहिद तालिबान के किसी ऐसे इलाके में नहीं रहता था, अचानक अपनी रहाइश की जगह बदलता रहता था। उन सुराग रसानों और किराए के कातिलों के लिए एक बड़ा मसला ये था कि वो अफ़गानी ज़ुबान नहीं जानते थे। उनकी ज़ुबानें समझने के लिए वो अपने साथ ऐसे तालीम याफ्ता अफ़गान तर्जुमान रखते थे जो मुकामी बाशिंदों की बातें उन्हें समझाया करते थे। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन और स्कॉटलैंड में ऐसे स्कूल कायम किए गए थे जहाँ सुराग रसानों को दुनिया के तमाम ममालिक की ज़ुबानें सिखाई जाती थीं। हडसन और दूसरे चंद जासूस अफ़गानी ज़ुबान रवानी से बोलते थे और किसी भी मुनासिब मौके पर अफ़गानी बाशिंदों का भेस बदल कर तालिबान के दरमियान किसी शक व शुबे के बगैर रह सकते थे। उनमें हडसन और 2 जासूस तालिबान के मुख्तलिफ मकबूजा इलाकों में खालिस अफ़गानी बने हुए थे। महाराज ने हडसन के ख्यालात से मालूम किया कि अफ़गानी बनकर रहने वाले एक जासूस का नाम गैरी पेकर और दूसरे का नाम बैडन था। महाराज ने हडसन को माइल किया कि वह अपने बंद कमरे में रहकर मोबाइल फ़ोन के ज़रिए दूसरे सुराग रसानों गैरी पेकर और बैडन से रब्ता करके उस मुसलमान मुजाहिद के बारे में कुछ मालूम करे। वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके रब्ता करने लगा। फ़ोन पर पहले गैरी पेकर की आवाज़ सुनाई दी। उसने कोडवर्ड्स अदा किए। उधर से हडसन ने कोडवर्ड्स अदा करने के बाद कहा, क्या उस मुसलमान दहशतगर्द का कोई ठिकाना मालूम हुआ है? गैरी पेकर ने कहा, हाँ, उस इलाके का कमांडर कह रहा था कि वह दहशतगर्द आज रात 8 बजे उनका मेहमान बनेगा, रात का खाना उनके साथ खाएगा, फिर कल सुबह दूसरे इलाके में चला जाएगा। ये अच्छी खबर है। जो किराए का कातिल यहाँ है, मैं उसे रिपोर्टिंग के लिए दूसरी जगह जाने का कहूँगा, लेकिन वो रास्ता बदल कर तुम्हारे पास चलाएगा। हमारे पास कातिलों की तादाद ज़्यादा हो तो बेहतर है। मैंने 2 कातिलों को यहाँ राजदारी से आने के लिए कह दिया है। अब मैं बैडन से कहूँगा कि वो अपने साथ रहने वाले कातिलों को भी मेरे पास भेज दें। आज रात तालिबान के उस इलाके में उस दहशतगर्द का आखिरी खाना होगा। गैरी पेकर ने उसे रब्ता ख़त्म करके बैडन से रब्ता किया और उससे वही बातें की जो हडसन से कर चुका था। बैडन ने कहा, मेरे किराए के कातिल अंधेरा होते ही तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। यहाँ मुझे सभी अफ़गान बाशिंदा समझते हैं और ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है। गैरी पेकर ने कहा, मुझे भी यहाँ अफ़गानी समझा जा रहा है। मैं बहुत मोहतात रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मुझ पर कोई शुबा न करे। बहरहाल शाम होने वाली है। अब हम उसका काम तमाम करने के बाद ही रब्ता करेंगे। उन्होंने फ़ोन का रब्ता ख़त्म कर दिया। गैरी पेकर ने फ़ोन बंद करके अपनी शलवार का आज़ारबंद खोलकर मोबाइल फ़ोन को अपने अंडरवियर के अंदर छुपा लिया। महाराज बैडन के ज़रिए तालिबान के मुख्तलिफ मुतहिदा गिरोह में रहने वाले सुराग रसानों और कातिलों के दिमागों में पहुंचता रहा। फिर उसने गैरी पेकर के दिमाग पर कब्जा जमाया। वह अपने कमरे से निकलकर एक गली में आया। कुछ दूर जाकर एक मकान के दरवाजे पर दस्तक दी।
वहाँ कराए का कातिल अखबारी रिपोर्टर की हैसियत से 2 तालिबान की निगरानी में रहता था। उसने उन तालिबान से कहा, मैं उस प्रेस रिपोर्टर को लेकर कमांडर के पास जा रहा हूँ, उसे मेरे पास जाने की इजाज़त दें। वह दोनों निगरानी करने वाले तालिबान भी उनके साथ वहाँ से चलते हुए कमांडर की रिहाइशगाह में आए। कमांडर एक वसी सहन में अपने खास साथियों के साथ बैठा हुआ कह रहा था, आज रात एक ऐसा मुजाहिद आज़म हमारा मेहमान रहेगा जिसने अपने अज़म और हौसलों से सारी मगरबी दुनिया को लरजते रहने पर मजबूर कर दिया है। हमारे मेहमान की हिफाजत और मेज़बानी में कोई कमी ना हो। हम सुबह तक आहनी किला बनकर अपने मेहमान की हिफाजत करते रहेंगे। कमांडर ने गैरी पैकर और अखबारी रिपोर्टर को देखकर पूछा, क्यों आए हो, कोई ख़ास बात है? गैरी पैकर ने कहा, जी हाँ, मैं आपसे अर्ज़ करने आया हूँ कि मेरा दिमाग अब मेरा नहीं रहा। मेरे इस दिमाग में किसी टेलीपैथी जानने वाले ने कब्जा जमाया है। कमांडर ने पूछा, तुम अफ़गानी हो, अपनी ज़ुबान छोड़कर अंग्रेज़ी क्यों बोल रहे हो? मेरे अंदर जो टेलीपैथी जानने वाला घुसा हुआ है वह मुकामी ज़ुबान नहीं जानते, इसलिए वह मेरे ज़रिए अंग्रेज़ी बोल रहा है और मैं कोई अफ़गान बाशिंदा नहीं हूँ। एक गैर मुल्की जासूस हूँ और मेरा नाम गैरी पैकर है। उसके साथ खड़े हुए किराए के कातिल ने कहा, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? फॉर गॉड सेक, होश में रहकर बातें करो। गैरी पैकर ने कमांडर से कहा, यह किसी अखबार का रिपोर्टर नहीं है बल्कि किराए का कातिल है। आज आपके मुजाहिद मेहमान को कत्ल करने का इरादा रखते हैं। मैं सबूत पेश कर रहा हूँ। हम दोनों के कपड़े उतार कर देखें, आपको मेरी बातों का यकीन आ जाएगा। कमांडर ने उनके कपड़े उतारने का हुक्म दिया। जब लिबास उतारा गया तो अंदर से एक मिनी पिस्तौल और मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ। दोनों को हिरासत में लिया गया। गैरी पैकर ने कहा, मज़ार शरीफ में भी तालिबान के दरमियान जो जासूस और प्रेस रिपोर्टर है, उनके नाम हडसन और जेराल्ड हैं। आप वहाँ के कमांडर से रब्ता करके उन्हें अचानक हिरासत में लेने का मशवरा दें। उनके लिबास के अंदर से भी ऐसी ही चीज़ें निकलेंगी। महाराज ने गैरी पैकर के ज़रिए जासूस बैडन के बारे में भी बताया। कमांडर और उसके खास साथी फ़ौरन एक दूसरे के इलाकों के कमांडरों से रब्ता करने और उन्हें खतरात से आगाह करने लगे। थोड़ी देर बाद उन कमांडरों ने रब्ता करके कहा, आपने दुरुस्त निशानदेही की थी। हमने इन जासूसों और किराए के कातिलों को गोलियों से भून दिया है। अब हमारा भी एक मशवरा है, आज रात आप मुजाहिद आज़म की मेज़बानी का शरफ़ हासिल न करें। पता नहीं ये खबर और कितने गैर मुल्की जासूसों तक पहुँच गई होगी। कमांडर ने कहा, आप सही मशवरा दे रहे हैं। हम मुजाहिद आज़म को यहाँ से आने से पहले ही दूसरे इलाके में पहुँचा देंगे। ये कहकर कमांडर ने फ़ोन बंद किया। फिर तालिबान को हुक्म दिया कि गैरी पैकर और उस किराए के जासूस को बाहर ले जाकर जहन्नुम में पहुंचा दें। उसके हुक्म की तामील की गई। तालिबान उन्हें बाहर ले गए। फिर कई गोलियां चलने की आवाज़ें आईं और महाराज गैरी पैकर के मुर्दा दिमाग से निकल आया। फिर वो ख्याल ख्वानी की परवाज़ करके उन जासूसों और किराए के कातिलों के अंदर पहुंचा और उनकी खोपड़ियाँ उलटने लगा। वो अपने हथियार उठाकर मुख्तलिफ गिरोह के लोगों पर फायरिंग करने लगे। जवाबन उन पर भी फायरिंग होने लगी। वो भी हराम मौत मरने लगे। चंद जासूस और किराए के कातिल परेशान होकर वहाँ से भागने लगे, लेकिन मुतहिदा गिरोह के सरदारों के हुक्म से उनका ताक़ुब करके उन्हें भी मार डाला गया। महाराज वहाँ कई घंटों तक मसरूफ़ रहा। उस मुल्क में जितने सुराग रसानों और कातिलों के दिमागों में पहुंचा हुआ था उन सबको नीस्त व नाबूद करता रहा। फिर उसने फ़ौज के एक जूनियर आलाकार अफसर के ज़रिए आला अफसर को मुखातिब किया। आला अफसर ने कहा, हमने 2 घंटे पहले कई बार जासूस हडसन और कातिल जेराल्ड से फ़ोन पर रब्ता किया। वो हर बार यही कहते रहे कि महाराज अभी तक उनके दिमागों में नहीं आए। क्या तुम किसी दूसरी जगह मसरूफ़ हो गए थे? हाँ, आपने अफ़गानिस्तान में इतने सुराग रसानों और किराए के कातिलों को हर इलाके में पहुंचा दिया है कि मुझे हर एक के दिमाग में पहुंचने के लिए घंटों लग गए। आप मेरी कारकर्दगी की रिपोर्ट अभी जासूस हडसन से या कातिल जेराल्ड से ले सकती हैं। आला अफसर ने फ़ोन के ज़रिए हडसन से रब्ता किया। थोड़ी देर तक दूसरी तरफ से फ़ोन का बज़र बोलता रहा। फिर किसी ने अफ़गानी ज़ुबान में कुछ कहा। आला अफसर ने पूछा, तुम कौन हो? ये मोबाइल फ़ोन तुम्हारे पास कैसे आया? थोड़ी देर बाद एक अफ़गानी ने अंग्रेज़ी में कहा, यह फ़ोन एक जासूस हडसन के पास था। हमने उसे और जेराल्ड को जहन्नुम में पहुंचा दिया है। तुम कौन हो? आला अफसर ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। फिर महाराज के आलाकार से बोला, उन तालिबान ने हडसन और जेराल्ड को मार डाला है। महाराज ने कहा, यह बड़ी तशवीश की बात है। तुम तमाम अमरीकी अकाबरीन से कहो कि वो यहाँ से कनेक्टेड फ़ोन के स्पीकर ऑन रखें ताकि हमारी गुफ्तगू सुन सकें। आधे घंटे के अंदर तमाम अकाबरीन एक ही कनेक्टेड फ़ोन से मुंसलिक हो गए। उन्हें बताया गया कि जासूस हडसन और कातिल जेराल्ड मारे गए हैं और महाराज से अभी गुफ्तगू हो रही है। महाराज ने कहा, मैं हडसन और जेराल्ड के ज़रिए तुम्हारे तमाम सुराग रसानों और किराए के कातिलों के दिमागों में गया था, मगर तुम लोगों के लिए बड़े सदमे की बात है कि मैं जिसके भी दिमाग में पहुंचता रहा वो बेमौत मरता रहा। अब तुम सब अपने दूसरे फ़ोन के ज़रिए उन तमाम सुराग रसानों और कातिलों से रब्ता करो। अगर वहाँ तुम्हारा कोई कुत्ता बच गया हो तो कैसेट के ज़रिए उसकी आवाज़ भी सुना दो, फिर उसकी आवाज़ भी बंद हो जाएगी। ओह, अब समझ में आया, इतना बड़ा नुकसान तुमने पहुँचाया है। इससे बड़ा नुकसान न कहो, आइंदा इससे भी ज़्यादा बड़े नुकसानात पहुँचने वाले हैं। ज़रा देखते जाओ, तुम लोगों पर अभी दिल के दौरे पड़ने वाले हैं। एक हाकिम ने पूछा, क्या तुम्हारा दिमाग जल गया है? अपने बेटे को भूल गए हो? क्या उसकी सलामती नहीं चाहते हो?
बेशक वो मेरा इकलौता बेटा है। मैं उसकी सलामती और वापसी चाहता हूँ और उसकी बखैरियत वापसी के लिए मैंने अफगानिस्तान में ये छोटा सा नुकसान भरा नमूना पेश किया है। अब अगर मेरे बेटे के जिस्म पर एक खराश भी आएगी या उसे नॉर्मल बनाया जाएगा तो तुम्हारे आर्मी हेडक्वार्टर में ऐसी तबाही आएगी कि एक अफसर और एक सिपाही भी जिंदा नहीं मिलेगा। और ये तो मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने एटम बम कहाँ स्टोर किए हैं। इसके आगे और कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ 24 घंटे तक अपने बेटे की वापसी का इंतज़ार करूँगा। अपने माल दुरुस्त करने के लिए 24 घंटे बहुत होते हैं। उसने ये कहकर दिमागी राब्ता ख़त्म कर दिया। तमाम अमरीकी अकाबरीन अपने अपने फ़ोन के स्पीकर के सामने गुमसुम बैठे हुए थे। जब वो लोग महेश को जजीरे में ले गए तो मैं नहीं चाहता था कि मज़ीद टेलीपैथी जानने वाले पैदा हों। उन्हें इस सिलसिले में नाकाम बनाने के लिए मैं महेश के दिमाग में आया और उसके चोर ख्यालात पड़े तो उस वक्त मुस्कुरा कर रह गया और ये तस्लीम किया कि अब महाराज को भी चालने चलने का तजुर्बा हो रहा है। वो अपने इकलौते बेटे के लिए कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहता था, इसलिए एक नौजवान पर तनवीमी अमल करके उसे महेश बनाया था और उसके दिमाग को इस तरह लॉक किया था कि अल्पा भी उसके अंदर नहीं जा सकती थी। ये राज अमरीकी अकाबरीन भी अब तक नहीं समझ पा रहे थे कि उनके पास अमरीका में डमी महेश पहुंचा हुआ है और असली महेश हिंदुस्तान में अपने बाप के पास महफूज है। ऐसी कामयाब चलने के बावजूद महाराज यही ज़ाहिर कर रहा था कि अमरीकी अकाबरीन ने उसके अपने महेश को यरगमाल बना रखा है और ऐसा करके वो आइंदा भी बड़े बड़े नुकसानात और सदमात बर्दाश्त करने वाले हैं। उसने अल्पा के दिमाग पर दस्तक दी और कहा, मैं हूँ महाराज। वो बोली, ठीक है, अभी आ रही हूँ। उसने सांस रोक ली। महाराज चला गया। वो कभी किसी को अपने दिमाग में ठहरने नहीं देती थी। उसने महाराज के पास आकर कहा, लोग अपनी कामयाबी के कसीदे पढ़ने आते हैं, क्या तुम अपनी नाकामी का मरसिया सुनाने आए हो? मैं जानता हूँ तुमने मुख्तलिफ ज़राए से मालूम किया होगा कि वो ट्रांसफार्मर मशीन हमेशा की तरह नाकारा रही। मेरे बेटे को टेलीपैथी का इल्म हासिल ना हो सका। मुझे तुमसे हमदर्दी है। अब एक नेक मशवरा दे रही हूँ, अपने बेटे को फ़ौरन अपने पास बुला लो। तुम्हारा नेक मशवरा काम नहीं आएगा। तुमने दुरुस्त पेशगोई की थी कि वो मेरे बेटे को कैदी बना लेंगे और यही हो रहा है। वो कह के लगाने लगी, फंस गए महाराज। मैंने भी ये दुरुस्त कहा था कि पहले तुम्हें नादान समझती थी मगर तुम बड़े बेवकूफ़ हो। मुझे गधा भी कह सकती हो। मैं बहुत टूट कर तुम्हारे पास आया हूँ। हाय, आखिर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ ही गई। क्या उम्मीदें लेकर मेरे पास आए हो? इतनी बड़ी दुनिया में एक ही उम्मीद का दिया है, मेरा बेटा महेश। मैं उसे हर कीमत पर हासिल करना चाहता हूँ। तुम मुझसे ज़्यादा ज़हीन और चालाक हो। भगवान के लिए मेरी आइंदा नस्ल को मिटने से बचा लो। यानी तुम चाहते हो मैं तुम्हारे बेटे को उनकी कैद से निजात दिलाऊं? जबकि ये बात नामुमकिन सी है। जहाँ महेश को रखा गया है वहाँ अंदर और बाहर इलेक्ट्रॉनिक आलात के जरिए निगरानी हो रही है। जितने मुसल्ला गार्ड्स होंगे वो सब योगा के माहिर होंगे और उस रिहायशी चार दीवारी के बाहर शाम से सुबह तक तरबियत याफ्ता खूंखार कुत्ते टहलते रहेंगे। तुम्हारे बेटे तक पहुंचना नामुमकिन होगा। ये तो मैं भी जानता हूँ कि हमारी तवक्को से भी ज़्यादा सख्त निगरानी में महेश को रखा जाएगा। वहाँ इंसान नहीं जा सकेगा, लेकिन उसका जहन तो जा सकता है। भाई पारस के साथ रह चुकी हो, कोई मक्कारी दिखाओ तो मैं हमेशा के लिए तुमसे इत्तेहाद कर लूँगा। वस्ते हुए बोली, मुझे तुम्हारी इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बेटे को अमरीकी कैद से निकाल कर इसराइल ले आऊँगी, तो तुम बेटे की खातिर खुद ही मेरे हकामात की तामील करते रहोगे। तुम देखोगे कि मैं 2-4 दिनों में किस तरह महेश को वहाँ से लाकर अपना कैदी बना लूँगी। ये कहकर उसने सांस रोक ली। महाराज अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर होकर मुस्कुराने लगा। दिल में कहने लगा, कुछ दिनों तक फरहाद की ताबेदारी करने से यह फ़ायदा हुआ कि अब मैं भी दोहरी चालें चलने लगा हूँ। अगर अल्पा किसी तरह मक्कारी से डमी महेश को अमेरिका से इसराइल ले आएगी तो दोनों मुल्क उस डमी के लिए आपस में कुत्तों की तरह लड़ते रहेंगे। उसने आलाकार के जरिए अमरीकी अकाबरीन के आला अफसर से कहा, तुम लोगों ने मेरे बेटे को कैदी बनाया है। इस गुस्से में मैंने तुम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान किया है, लेकिन अब मैं ठंडे दिल से सोच रहा हूँ कि हिंदुस्तान में भी मेरे कई दुश्मन मेरे बेटे को नुकसान पहुँचाने की ताक में रहते हैं। बेहतर है कि महेश यहाँ अमेरिका में तुम लोगों की निगरानी में रहे, लेकिन कैदी बनकर ना रहे। अगर ऐशो आराम से रखोगे तो मैं अपना यह चैलेंज वापस लेता हूँ कि आइंदा तुम लोगों को किसी तरह का भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। जब दोस्ताना अंदाज में कोई काम करने के लिए कहोगे तो उसे ज़रूर करूँगा। आला अफसर ने खुश होकर कहा, महाराज आपने बड़ी दानिशमंदी की बात की है। आप दिन रात महेश के दिमाग में जाकर देखेंगे कि वो यहाँ एक शहजादी की तरह ज़िंदगी गुजारता रहेगा। महाराज और अमरीकी अकाबरीन के दरमियान फिर मुज़ाकरात हुए और फिर उनकी दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। महाराज अपने मंसूबे में कामयाब हो रहा था। आइंदा अल्पा से अमरीकी अकाबरीन की दुश्मनी की राह हमवार हो चुकी थी। फहमी और अली ने पेरिस में हशर बर्पा किया था। बड़े बड़े ममालिक के सियासी मसाइल हल करने, फौजी राज जुड़ाने और बड़ी शख्सियतों को कत्ल कराने का सौदा तय करने और उनसे भारी मुआवजा लेने वाली 2 खुफिया एजेंसियां पेरिस में थीं। एक एजेंसी का सरकर्दा रुकन रॉबर्टो और दूसरी एजेंसी का सरकर्दा रुकन किंग काफू था। एक तरफ 2 खुफिया और ख़तरनाक एजेंसियां थीं और दूसरी तरफ उनके मुकाबले पर फहमी और अली। सानी अपना काम करके चली गई थी। अली ने दोनों डॉन भाइयों के लिए मौत का ऐसा सामान किया था कि उन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया था। अमेरिका और स्कॉटलैंड के सुरागरसां और किराए के कई कातिल अली तक नहीं पहुंच पा रहे थे और अली ने डॉन 1 की मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया था।
कि वो सुबह 5 बजे कत्ल कर दिया जाएगा। उससे पहले खुफिया एजेंसी के सरबराह रॉबर्टो और उसकी महबूबा मोरिना को कत्ल किया गया था। दूसरी एजेंसी का सरबराह किंग काफू चाहता था कि रॉबर्टो की तरह दोनों डॉन भाई भी हलाक कर दिए जाएंगे, तो अमेरिका और दूसरे बड़े ममालिक किंग काफू की एजेंसी के मोहताज होकर उन्हें जुराइम के बड़े बड़े ठेके देंगे। जब अली को मालूम हुआ कि किंग काफू ने रॉबर्टो को कत्ल किया है तो उसने अपना मंसूबा बदल दिया। डॉन 1 और डॉन 2 से कहा, तुम लोगों ने किराए के कातलों के जरिए मेरे पापा को कत्ल कराया, मैं इस कत्ल का बदला तुमसे लूंगा। तुम्हारा सरबराह रॉबर्टो भी मेरा शिकारी था, लेकिन किंग काफू ने उसे कत्ल करके मेरे शिकार को छीनकर अपनी मौत को दावत दी है, लिहाजा मैं डॉन 1 को सुबह 5 बजे कत्ल नहीं करूंगा। तुम दोनों डॉन भाइयों को उस वक्त तक जिंदा रहने दूंगा जब तक किंग काफू और उसकी खुफिया एजेंसी को नीस्तो नाबूद नहीं करूंगा। जाओ, अभी कुछ दिन और जी लो। दोनों डॉन भाइयों को इत्मीनान हुआ कि अभी वो 2-4 रोज अली के इंतकाम से महफूज रहेंगे, लेकिन उन्हें किंग काफू और उसके दस्ते रास्त हरमोल बैकर से खतरा था। उनके कई किराए के कातिल दोनों को कत्ल करने के लिए उन्हें कई तरफ से घेरने की कोशिश में थे। ऐसी वक्त सानी ने किराए के कातिल के दिमाग में रहकर उसे हरमोल बैकर के पास पहुंचाकर जख्मी कर दिया। हरमोल ने उस किराए के कातिल को गोली मार दी। उस वक्त तक सानी जख्मी हरमोल के अंदर जगह बना चुकी थी। उसने हरमोल के जरिए किंग काफू को भी गोली मारकर जख्मी कर दिया। इस तरह दोनों खुफिया और खतरनाक एजेंसियों के अहम अफराद या तो हलाक कर दिए गए या फिर उन्हें जख्मी कर दिया गया। इस तरह सानी जब चाहती उनके दिमागों में पहुंच जाती। उन्हें यह मालूम ही ना हो सका कि सानी ने उन अहम जख्मी अफराद पर तनवीमी अमल किया है, और अब जख्म भर जाने के बाद भी वो सानी की सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकेंगे। अमरीकी अकाबरीन को तशवीश थी कि फरहाद अली तैमूर की हलाकत के बाद उसके दोनों बेटे ऐसा खतरनाक सैलाब बन गए हैं जिनके आगे कोई बंद नहीं बांध सकेगा। उनकी मालूमात के मुताबिक अली ने अपने बाप के कातिल कारमल को हलाक किया और तमाम बड़े ममालिक मिलकर भी कारमल को हलाकत से नहीं बचा सके। इसके बाद पारस ने वहां पहुंचकर पोशीवान जैसे खतरनाक फाइटर को मारकर हेलीकॉप्टर की बुलंदी से नीचे सरहदी चौकी में फेंक दिया और अब करगान से कई 100 किलोमीटर दूर एक वीराने में पहुंचा हुआ था। ये सब कुछ वो लोग अपने तौर पर सोच रहे थे, जबकि पारस और सानी हिंदुस्तान में थे और पोरस के पीछे पड़े हुए थे। करगान से कई 100 किलोमीटर दूर मैं हेलीकॉप्टर लेकर गया था। मैंने पोशीवान को हलाक किया था। चूंकि मैं मुर्दा समझा जा रहा था, इसलिए दुश्मनों का ख्याल था कि मेरे बेटे इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। फहमी और अली की हद तक दुश्मनों का यह ख्याल दुरुस्त था। अमरीकी अकाबरीन को यह सबूत मिल चुका था कि अली अपने बाप का इंतकाम ले रहा है। पहले वो रॉबर्टो और उसकी खुफिया एजेंसी के तमाम अहम अफराद को हलाक करने वाला था। अब उसने दोनों डॉन भाइयों को 2-4 रोज तक जीने का मौका दिया था और किंग काफू की खुफिया एजेंसी के पीछे पड़ा हुआ था। किंग काफू ने अमरीकी फौज के आला अफसर से हॉटलाइन पर रब्ता करके बताया था कि वो और उसका खास मातियत हरमोल बैकर जख्मी हो गए हैं। अगरचे जख्म गहरा नहीं है, लेकिन अब वो सेहतमंद होने तक दोनों डॉन भाइयों के मुकाबले पर नहीं रहेगा। आला अफसर ने कहा, तुमसे पहले डॉन 2 से रब्ता हो चुका है। उसने बताया कि अली ने दोनों भाइयों को चंद रोज तक जीने की मोहलत इसलिए दी है कि पहले वो तुम्हें और तुम्हारी एजेंसी को खाक में मिलाना चाहता है। ये जो तुम जख्मी पड़े हो, तो ये जख्म दोनों डॉन के किराए के कातिलों ने नहीं दिए हैं, ये अली का तोहफा है। क्या वाकई डॉन ने हमारे आदमी को खरीद कर हम पर हमला नहीं कराया है? नहीं, तुम दोनों जख्मी हो, मगर इतने इत्मीनान से बिस्तर पर ना पड़े रहो। जब अली ने तुम दोनों पर हमले कराए हैं तो यकीनन तुम्हारी खुफिया रिहाइश का देख चुका होगा। वो किसी वक्त भी वहां पहुंच सकते हैं। सर, आप हम पर मेहरबान हैं, हमें अपने बचाव की तदबीर बता रहे हैं। क्या हमारी इस गलती को माफ़ कर चुके हैं कि हमने रॉबर्टो को कत्ल किया है? हम तमाम खुफिया एजेंसियों वाले एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। हमें इससे क्या मतलब कि कौन किसे कत्ल कर रहा है? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि खुफिया एजेंसियों की सूरत में हमारा काम करने वाले एजेंट्स जिंदा रहें। जिस तरह हम तुम्हें जिंदा रखना चाहते हैं, उसी तरह हम तुम्हारे जानी दुश्मनों दोनों डॉन भाइयों की भी हिफाजत कर रहे हैं। राब्ता खत्म होने पर किंग काफू ने अपने दस्ते रास्त को बताया कि उन्हें डॉन के किराए के कातिल ने नहीं, अली के जरिए खरीद कातिल ने जख्मी किया है। इसका मतलब है अली उनकी इस खुफिया रिहाइशगाह को जानता है और वो किसी वक्त भी यहाँ पहुँच सकता है। उसके दस्ते रास्त ने कहा, मैं बड़ी देर से सोच रहा हूँ कि हम जख्मी किस अंदाज में हुए। हमारी एक मातियत ने यहाँ आकर मुझ पर गोली चलाई। मैंने जवाबन उसे गोली मार दी। इसके बाद तुम दरवाजे पर आए और मैंने बेख्तियार तुम पर फायर करके तुम्हें जख्मी कर दिया। तुमने मुझसे पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया। उस वक्त मैं जवाब नहीं दे सका। मैं समझता हूँ कि मेरे दिमाग पर कोई हावी था। किसी ने टेलीपैथी के जरिए मुझे तुम पर गोली चलाने पर मजबूर किया था। जो होना था वो हो गया। अब यह सवाल पैदा होता है कि अली ने हमें सिर्फ जख्मी क्यों किया है? वो अपने आलाकार के जरिए या टेलीपैथी के जरिए हमें हलाक भी कर सकता था। वो दोनों सर झुकाकर सोचने लगे। फिर किंग काफू ने कहा, एक डॉन ने मुझसे फ़ोन पर कहा था कि अली ने उन दोनों डॉन भाइयों को चंद रोज़ तक जीने की मोहलत दी है। जब अली हमें और हमारी एजेंसी को तबाह कर देगा तो फिर उन दोनों डॉन भाइयों को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब सोचो कि अली ऐसा क्यों कर रहा है। उन भाइयों को जीने की मोहलत दे रहा है और हमें जान से नहीं मार रहा है। उसने हमें सिर्फ जख्मी करके छोड़ दिया है। फ़ोन की घंटी बजने लगी। हरमोल बैकर ने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो, मैं हूँ, सिर्फ जख्म देने वाला। तुम दोनों के जख्मों की मरहम पट्टी हो चुकी है, तुम चल फिर सकते हो।
किसी भी जरिए से दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपनी जान बचाने जा सकते हो, लेकिन यहाँ आराम से अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो। हरमोल ने कहा, मैं समझ गया, तुम अली तैमूर हो। जब आखिरी वक्त आता है तो दूसरे की आवाज़ भी पहचान में नहीं आती। मैं डॉन बोल रहा हूँ। मुझे अली ने फ़ोन पर बताया है कि तुम्हें और तुम्हारे बॉस किंग काफू को जख्मी कर दिया गया है। वो आधे घंटे बाद मुझे बताएगा कि तुम दोनों किस इलाके के किस बंगले में हो। ये मालूम होते ही हम दोनों भाई मौत बनकर तुम्हारे पास पहुंचेंगे। हरमोल बेकर ने गरज कर कहा, मैं हरमोल बेकर हूँ, सब मुझे कभी ना टलने वाला, मौत का फरिश्ता कहते हैं, और तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। अगर मैं जख्मी ना होता तो ज़रूर यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करता, लेकिन अब एहतियाती तदाबीर के साथ तुम दोनों भाइयों को मौत के घाट उतारूंगा। उसने रिसीवर रखकर किंग काफू को फ़ोन वाली बातें बताईं। किंग काफू ने कहा, अली उन दोनों भाइयों को हमारे ये ठिकाना बताएगा, जबकि वो खुद हमारी बेबसी से फ़ायदा उठा सकता है। जब जख्मी किया है तो हलाक भी कर सकता था, लेकिन वो हम दोनों एजेंसियों के अफराद को एक दूसरे से लड़ाकर पहले किसी के ख़त्म होने का तमाशा देखेगा, फिर जिस एजेंसी के अफराद जिंदा रह जाएंगे उनसे वो खुद निमटने आएगा। हरमोल ने किंग काफू से कहा, बॉस यहाँ से उठें, उन दोनों डॉन भाइयों को जहन्नुम में पहुंचाकर अली से टकराना पड़ेगा तो तुम्हारे ये हरमोल बेकर उस पर भी भारी पड़ेगा। किंग काफू ने उठते हुए कहा, चलो, क्या मैं उनसे कम हूँ? मैंने एक जख्म खाया है, उन्हें 1000 दूंगा। सानी थोड़ी देर के लिए फहमी के पास आकर उसके और अली के लिए काम कर रही थी। डॉन 1, डॉन 2 किंग काफू और हरमोल बेकर के दिमागों में झांक कर फहमी और अली को बता रही थी कि उनमें से कौन क्या कर रहा है। सानी ने पहले अली को बताया कि किंग काफू और हरमोल बेकर की खुफिया रिहाइशगाह कहाँ है। अली ने ऐसी मालूमात के मुताबिक डॉन 2 बनकर उनसे कहा कि वो आधे घंटे के बाद अली के जरिए उनकी रिहाइशगाह का पता मालूम कर लेगा। ये सुनकर किंग काफू और हरमोल बेकर उस रिहाइशगाह से निकलने के लिए अपना ज़रूरी सामान समेटने लगे ताकि वहाँ से जा सकें। दोनों डॉन अपनी एक ऐसी रिहाइशगाह में आए जिसका इल्म किसी को नहीं था। वहाँ पहुँचते ही फ़ोन की घंटी सुनाई दी। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। एक ने कहा, इस फ़ोन का नंबर हमने किसी को नहीं दिया, फिर कौन हमें इस फ़ोन पर कॉल कर रहा है? दूसरे डॉन ने कहा, रॉन्ग कॉल हो सकती है। डॉन 1 ने कहा, किसी आशिक की कॉल हुई तो महबूबा के इंतज़ार में ये घंटी बजती ही रहेगी, बेहतर है आशिक को रॉन्ग लाइन पर से हटा दिया जाए। उसने फ़ोन उठाकर कहा, आप कोई भी हूँ, आपने गलत नंबर डायल किया है। तुमने मेरा नाम पूछे बगैर कैसे कह दिया कि मैं गलत कॉल कर रहा हूँ? अली आवाज़ बदल कर बोल रहा था। डॉन 1 ने कहा, तुम्हारी आवाज़ में पहचान रहा हूँ, तुम हरमोल बेकर हो। फिर मान लो कि मैंने गलत नंबर नहीं डायल किया है। डॉन 1 ने स्पीकर ऑन कर दिया ताकि डॉन 2 दूसरी तरफ की आवाज़ सुन सके। फिर वो गरज कर बोला, हरमोल, तुम्हें यह फ़ोन नंबर कैसे मालूम हुआ? मुझे तो ये भी मालूम है कि तुम दोनों भाई कहाँ कहाँ भागते रहे और हमारे किराए के कातिल तुम दोनों को किस तरह दौड़ाते रहे। आखिर तुम दोनों यहाँ लाविला अपार्टमेंट में छुपने आ गए हो। क्या तुम इस अपार्टमेंट के बारे में भी जानते हो? कैसे जानते हो? बिल्कुल उसी तरह जानता हूँ जैसे मौत अपने शिकार का पता जानती है। बातें ना बनाओ, सच बताओ, हमारे ये पता कैसे जानते हो? इतने बेकरार क्यों हो? मैं अपने चंद खास दरिंदों के साथ आ रहा हूँ, वहाँ पहुँचकर तुम्हें सवाल का जवाब दूंगा। डॉन 1 ने रिसीवर को क्रैडल पर पटक दिया। डॉन 2 ने अमरीकी सिक्योरिटी इंचार्ज से रब्ता करके पूछा, यह क्या हो रहा है? अमरीका बहादुर यकीन दिला रहे कि सुरागरसां और सिक्योरिटी गार्ड्स सिविल ड्रेस में हमारी निगरानी करें। क्या तुम और तुम्हारे गार्ड्स बता सकते हैं कि अभी हम कहाँ हैं? दूसरी तरफ से कहा गया, अभी आधे घंटे के अंदर 3 सिक्योरिटी गार्ड्स के फ़ोन आ चुके हैं। वो सब कह रहे हैं कि तुम दोनों अचानक कहीं गुम हो गए हो। अपना पता बताओ, हमारे गार्ड्स अभी वहाँ पहुँच जाएंगे। मिस्टर इंचार्ज, बड़े शर्म की बात है, हमारा दुश्मन हरमोल बेकर हमारी खुफिया रिहाइशगाहों का पता मालूम कर चुका है। उसके ताक़ुब करने वाले मातहतों ने हमें देख लिया है, लेकिन हमारी हिफाजत करने वालों ने हमें अपनी नज़रों से गुम कर दिया। लानत है तुम पर और तुम्हारे अमरीका पर। जब से फरहाद को कत्ल किया गया है तब से कितने ही किराए के कातिल कुत्तों की तरह दौड़ते फिर रहे हैं। दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों ने अपने हिफाजती ज़राए इस्तेमाल करके पहले सोमना और कारमल को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहा, मगर नाकाम रहे। पोशीवान जैसा फाइटर जो हमेशा किसी हथियार के बगैर अपने शिकार को हलाक करता रहा, वह खुद किसी हथियार के बगैर हलाक कर दिया गया। अब किराए के कातिलों से काम लेने वाली खुफिया एजेंसी के सरबराह रॉबर्टो और मरीना को कत्ल कर दिया गया। ये बताओ कि तुम लोगों ने किसकी हिफाजत की, किसकी जान बचाई? क्या अब हमारी मौत का तमाशा देखने का इंतज़ार कर रहे हो? तुम्हारी इतला के लिए बता दूं कि अभी हमें कत्ल करने के लिए अली तैमूर ने नहीं, बल्कि मुखालिफ एजेंसी का किंग काफू और हरमोल बेकर आ रहे हैं, और तुम लोग उनसे हमारी जान नहीं बचा सकोगे। इंचार्ज ने पूछा, मिस्टर डॉन, आपको एहसास है कि गुस्से में कितनी देर से बोलते जा रहे हैं? मेरी एक बात सुन लें और मुतमईन हो जाएं, किंग काफू और हरमोल बेकर जख्मी हैं। उनकी क्या मजाल है कि वो जख्मी होकर तुम दोनों भाइयों के मुकाबले पर आएं? अभी हरमोल ने फ़ोन पर कहा था कि वो आधे घंटे तक यहाँ रहे और तुमसे बातें करने में पता ही नहीं चला कि आधा घंटा गुजर चुका है। मैं दावे से कहता हूँ वो दोनों कभी नहीं आएंगे। उसी लम्हे ठाई की आवाज़ के साथ गोली चली और उस खिड़की का शीशा टूटकर फर्श पर आया। दोनों भाई फौरन ही फर्श पर लेट गए। एक फर्श पर ईंगता हुआ गया और मेन स्विच ऑफ करके तमाम लाइट्स बुझा दी। डॉन 2 ने फ़ोन पर पूछा, क्या ये फायरिंग की आवाज़ें सुन रहे हो? अभी तुमने हमारे तहफ़्फ़ुज़ का दावा किया और अभी गोलियाँ चलने लगी। क्या तुमने गोली चलने और शीशे टूटने की आवाज़ सुनी है?
हाँ सुनिए, फ़ौरन अपना पता बताओ। मैं तमाम सिक्योरिटी टीमों को इतला दूंगा, वो तुम दोनों की हिफाजत के लिए वहाँ पहुँच जाएंगी। तुम्हारी इतला देने और उनके यहाँ पहुँचने तक हमारी लाशें मिलेंगी। तुम्हारी हमदर्दियों का शुक्रिया। अगर आज हम जिंदा बच गए तो अपनी औलाद को और औलाद की औलाद को ये नसीहत करके जाएंगे कि शैतान पर भरोसा करना मगर अमेरिका पर कभी ना करना। उसने मोबाइल फ़ोन को बंद किया। फिर वो दोनों भाई पेंसिल टॉर्च की रोशनी में अपार्टमेंट के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए पिछले हिस्से में आए। वहाँ टॉर्च बुझा दी। पीछे एक जीना था। वो तीसरे फ्लोर से उतरकर वहाँ से फरार हो सकते थे। उन्होंने दरवाजे को ज़रा सा खोल कर देखा। थोड़ी देर में सुबह होने वाली थी। फिलवक्त अंधेरा था, मगर दूसरे कई अपार्टमेंट और बंगलों की लाइट्स ऑन हो गई थीं। कई लोगों के बेदार होने का वक्त हो गया था और कई लोगों ने फायरिंग की आवाज़ सुनी थी। कोई किसी से पूछ रहा था ये फायरिंग की आवाज़ कहाँ से आई है। किसी ने कहा उस अपार्टमेंट के सामने वाले हिस्से में किसी ने गोली चलाई थी। वो गोली चलाने वाले कार में थे, कार जा चुकी है। दोनों भाइयों को इत्मीनान हुआ। वो जीने से उतरते हुए पिछली गली में आए। डॉन 2 ने मोबाइल के जरिए अपने मातहतों को बताया कि वो कहाँ हैं, उनके लिए फ़ौरन गाड़ी लाई जाए। उन्होंने गाड़ी लाने की जिस जगह की निशानदेही की थी वहाँ एक तारीख गोशे में खड़े हो गए। किंग काफू और हरमोल बेकर को पता नहीं था कि दोनों डॉन के साथ क्या हो रहा है। वो तो दोनों भाइयों से अपनी जानें बचाने और उन पर जानलेवा हमला करने के लिए अपने खुफिया अड्डे से निकल गए थे और एक कार में जा रहे थे।